हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जहां हम आज पढ़ेंगे मेरा फेवरेट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और मैं आपसे गारंटी देता हूं, आपको वादा करता हूं कि इस लेक्चर के खत्म होने तक, इस वीडियो के खत्म होने तक ये चैप्टर आप सबका भी फेवरेट बनने वाला है। अपनी फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वैसे साइंस का अगर अपनी साइंस की बुक का देखें ना तो भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे टफ लगने वाला बच्चों को चैप्टर, बट टफ है नहीं। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं भर भर के, पर अपन पूरी प्रैक्टिस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। उन कॉन्सेप्ट्स को करने के बाद में फिर अपन क्या करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स कुछ यहाँ भी करेंगे, बहुत सारे यहाँ भी करेंगे, और बाकी जो बचेंगे उसके लिए अलग से अपन न्यूमेरिकल वाली क्लास भी अपलोड करेंगे। अभी हाल फिलहाल अपन समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते जाएंगे वो भी इसी क्लास में करेंगे, सभी आज ही। अभी तो नोटबुक निकालो, पेन निकालो, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, देखो क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो चार्ज पार्टिकल में डील करती है। भाई चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम वगैरह ये होते हैं पार्टिकल्स। उन पर अगर चार्ज लगा हुआ है तो तब उनमें क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या चीज हो रही है, बैठे हैं, खड़े हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, वो सब चीजें पढ़ेंगे अपन। कब, कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, वो सब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, एट रेस्ट हो चाहे मोशन पे, एक्सप्लोरिंग द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी की जो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो सारी ही अपन क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। करें स्टार्ट भाई, लेके प्रभु का नाम। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दो ब्रांच होती है ना अपने इस इलेक्ट्रिसिटी। जो अपने बात की मैंने आपको, देखो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांच होगी, एक तो होगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या क्या होती है ये, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। चार्ज पार्टिकल कौन से, तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो प्रोटॉन हो सकते हैं, वो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता ही नहीं, पता ही आपको। तो अगर उनके वो अगर रेस्ट में है ना, उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, एक ही जगह पर रुके हुए हैं, तब वो जो पढ़ाई है ना अपनी, उस पढ़ाई को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। अपन इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी बातें करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो अपन को जनरली क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, अपनी 10th क्लास के अंदर, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना है, कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मोशन। कि जब वो चार्ज पार्टिकल मोशन में चला गया, मोशन का मतलब वो चलने लग गया, मतलब वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, इधर उधर जा रहा है, तब जो वो पढ़ाई होगी वो कौन सी होगी, वो होगी अपनी इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कौन सी होगी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो अपने को क्या पढ़ना है, अपने को इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे अपन कि चार्ज पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, बोला आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो चार्ज पार्टिकल क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, उसके बाद में चार्ज पार्टिकल वो कैसे मूवमेंट करते हैं वो भी पढ़ेंगे ना, मूवमेंट होने के बाद क्या होता है वो सब 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 चीजें पढ़ेंगे अपन। बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में समझ में आ गया क्या। ये जो दीदी है ना, इनके पास क्या हो रहा है, चार्ज है ना, वो कौन सा चार्ज, चार्ज कौन सा चार्ज होता है बताऊंगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं। तो वो चार्ज आ रहा है तो इनके बालों के अंदर से वो चार्ज निकल रहा है, इस वजह से इनके बाल खड़े हो गए दीदी के। ठीक है, और डायनेमिक्स में तो अपन जो है किस तरीके से सर्किट के अंदर करंट जो फ्लो करता है, कैसे चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज। क्या बात करें, इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज। क्या होता है चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है पहले बात करते हैं ना। एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है भाई इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर का नाम तो इलेक्ट्रिसिटी है, आपको सर आपने बता दिया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम, बुक में लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज है, वो चार्ज कहीं पर चल रहा है, कहीं भाग के जा रहा है, तब जो एनर्जी बन रही है ना, उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन है, एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। काम खत्म हो गया। अब बोलोगे सर चार्ज क्या है, आप चार्ज किए जा रहे हो कि चार्ज भाग रहा है, चार्ज आ रहा है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक भाई एनर्जी बन के समझ में आ गई मुझे इलेक्ट्रिसिटी, बट चार्ज क्या चीज है वो बता दें। देखो, तो चार्ज इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फंडामेंटल क्वांटिटी है अभी ये, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब नेचर में होती है ये। ठीक है, अभी ये कैसे बनती है वो बताऊंगा भाई, ब्रो है टेंशन नहीं लेनी, बता के जाएगा। चार्ज इज फंडामेंटल क्वांटिटी, ये समझ में आ गया, ऑफ मैटर, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, और देता हूँ यहाँ पे आपको भाई सर, दोनों दो डेफिनेशन दिखा दे। दूसरी डेफिनेशन है ये, कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज करो भैया। प्रॉपर्टी विच अराइज ड्यू टू आइदर एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एटम के अंदर, किसी मैटर के अंदर, या तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो आ जाए, या एक्सेस हो जाए, ज्यादा आ जाए इलेक्ट्रॉन, तब जो प्रॉपर्टी अराइज होती है ना, उसको अपन चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ऐसा यूनिट गुलाम होती है, समझ में कम आ रहा होगा, वापस समझाता हूँ। देखो, जस्ट इमेजिन, क्या, जस्ट इमेजिन ये एक एटम है। ठीक है, कौन सा एटम है ये, मान लो कि ऑक्सीजन का एटम है। कौन सा एटम है ये, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटम होता है कितना नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है क्या,
वेरी गुड वेरी गुड। 8 नंबर पे आता है, गिन लो भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 10th क्लास के बच्चों को इसे गिनने वाली जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना, कैसे आना चाहिए आपको तो याद होने चाहिए, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर क्या होगा, बीच में तो होता है न्यूक्लियस, पता ही है आपको भैया, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। बाहर होते हैं क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता ही है आपको। 8 एटॉमिक नंबर है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे इसके फर्स्ट वाले इस शेल में। ये आपको आता है क्या? आता है ना। अब आप बोलोगे सर अब इलेक्ट्रिसिटी का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने लगा, अरे भाई रिलेटेड है, पॉइंट टू बी नोटेड, यही आएगा ये 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल में। बात समझ में आ गई? आगे समझ में? अब देखो मेरी बात सुनो, अब इसको अपना ये शेल जो है पूरा भरने के लिए इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से। क्या चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या होता है कि ये जो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन उतने होते हैं, पता है ना आपको। जितने 8 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी कितने होंगे? 8 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। अब प्रोटॉन है उन सबके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सब नेगेटिव चार्ज है। तो अभी तक तो ये क्या है, बैलेंस मामला है। क्या है ये? बैलेंस मामला है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बट इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्या कर लिया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इसके पास में अब जो है क्या है, 8 + 2, क्या इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए क्या? बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन थे इसके पास 8 थे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसको चाहिए थे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 ले लिए, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब मुझे बताओ, प्रोटॉन तो थे 8, इलेक्ट्रॉन है 10, जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो था कितना? 8, और 8 था, और नेगेटिव चार्ज हो गया 10 हो गया। इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया इसके ऊपर। क्या बढ़ गया? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के एक्सेस से या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन चला जाए, किसी में हो सकता है किसी में इलेक्ट्रॉन जाता भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से या इलेक्ट्रॉन के आने से जो ये प्रॉपर्टी अराइज होती है जिसके अंदर चार्ज बढ़ गया। अब मान लो इलेक्ट्रॉन जाता, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर से वो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से जो आपके प्रॉपर्टी अराइज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या? इतना अच्छे से कौन समझाएगा भाई चार्ज को? समझ में आ गया चार्ज? तो किसी मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन के जाने से या इलेक्ट्रॉन के आने से जो प्रॉपर्टी अराइज होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको चार्ज बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है? सी से लिखते हैं, सी से लिखते हैं, और कूलाम होती है 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, 6 कूलाम, 10 कूलाम। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, इजी काम है। ठीक है, चार्ज समझ में आ गया और चार्ज की एसआई यूनिट समझ में आ गई। ठीक है, चलें आगे। ये तो डायग्राम समझ में आई गया आपको। अब देखो जो चार्ज हो गए वो 2 टाइप के हो गए, एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया नेगेटिव चार्ज, मैंने बताया आपको। तो चार्ज ड्यू टू मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन है, मैंने बताया जैसे कि आपको, अगर प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका मतलब कि वहां पे चार्ज कौन सा होगा? कौन सा होगा? सीधी बात पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव है। और अगर चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन, लिखते रहना वाह, ठीक है, लिखते रहना है। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, तो टोटल चार्ज जो है कितना आएगा? नेट चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? जनरली इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू आउटसाइड द एटम्स बट नॉट प्रोटॉन। अब देखो मेरी बात सुनो, अब अपन जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना अपन, तो अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। कभी प्रोटॉन के बारे में पढ़ते नहीं अपन, ऐसा क्यों? क्यों पता है कि आपको? बताता हूँ। देखो क्या होता है कि प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, तो ये यहाँ से यहाँ फुदक के बाहर भी जा सकता है, फुदक करके इधर भी आ सकता है, इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। बट प्रोटॉन जो होता है ना वो होता है सेंटर में, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो वो उस प्रोटॉन को आसानी से न्यूक्लियस से निकालना भारी काम, इजी काम नहीं है। तो इस वजह से जनरली प्रोटॉन इधर उधर ट्रेवल नहीं करते हैं ना, जो करंट फ्लो करता है वो अपने इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, अपन बात की थी अभी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं तो जो एनर्जी बनती है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज पार्टिकल में जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं हो, वो प्रोटॉन भी हो सकता है, बट प्रोटॉन इजीली बाहर ही नहीं निकल रहा है अपने न्यूक्लियस से, तो इसको कहाँ दौड़ाओगे, कहाँ भगाओगे, कहाँ इससे इलेक्ट्रिसिटी पे आप बनाओगे? तो अपन क्या करते हैं, खाली इलेक्ट्रॉन को भगाते रहते हैं यहाँ से वहाँ, इलेक्ट्रॉन भगता रहता है इधर से उधर, तो एनर्जी बनती रहती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन? उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कितना ईजी काम है, बात समझ में आ गई क्या? आ गया क्या? चलो चलो चलो, अब बात करते हैं अपन फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स भी है। क्या है ये? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो है कि जो लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्ज बोले तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपील करते हैं ना, मैं दिख रहा हूँ कि यार मैं गायब हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपील करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपील करते हैं। और ऑपोजिट चार्ज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी गलत इशारा हो गया, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे जो गुरुजी थे स्कूल के अंदर, स्कूल में हमारे एक सर थे, वो बोलते थे कि देखो ये फंडामेंटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स भी है। ऐसे देखो मेरी बात सुनो, आप कभी इमेजिन करो एक बॉयज़ हॉस्टल को, है ना, बॉयज़ हॉस्टल में क्या होता है, बॉयज़ रूम जहाँ सारे लड़के रहते हैं, तो वहाँ भाई सब धक्का मुक्की मार धार एकदम लड़ाई झगड़े हो रहा है, वो उसका सर फाड़ रहा है, वो उसको कूट रहा है, ये हो रहा है, ऐसे होता है। गर्ल्स हॉस्टल में चेक कर लो सेम टू सेम, या गर्ल्स स्कूल है कोई वहाँ पे चेक कर लो, सेम ऐसे ही होता है, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा, और वो उसको करा, और वो उसकी चोटी पकड़ के उछाल रही है, और वो फेंक रही है, वो सब ऐसे चलता है, ऐसा होता है। बट जहाँ कोएड स्कूल होता है ना, जहाँ लड़के लड़के साथ में रहते हैं, वो बेसाब सब प्रेम मोहब्बत से रहते हैं, कोई उनकी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता उनके अंदर, सब एकदम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपील करते हैं, है ना, लड़ी झगड़े होते हैं उनमें। जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है भैया, अट्रैक्शन, याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं ना, बड़ी मस्त वाली बात बता दी मैंने आपको एकदम। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये अपन मैग्नेट में भी पढ़ेंगे, अपन नॉर्थ पोल साउथ पोल वगैरह, अभी यहाँ ही बात कर रहे हैं, ये यूनिवर्स में ऐसे होता है। आजकल कुछ सिस्टम चल रहा है जहाँ जहाँ पे अपने यूनिवर्स को धोखा देने वाले लोग हैं, जो कि यू नो व्हाट आई मीन, लाइक अनलाइक भी समझ गए होंगे, चलो छोड़ो इस बात को, आप समझ गए ना। तो पॉजिटिव या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लाइक चार्ज होते हैं वो रिपील करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। चलें आगे, चलिए आगे। अब बात करते हैं अपन करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की। अभी तक जो बड़ा समझ में आ गया ना, चार्ज समझ में आ गया ना आपको, चार्ज क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब देखो मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है ना, समझना इसको, ठीक है। देखो जस्ट इमेजिन कि ये एक तार है, क्या है ये, तार। इस तार को झूम कर दिया, बड़ा दिख दिया, इतना बड़ा तार होता नहीं, तार पतला होता है, बट सोचो एक वायर है ना, कंडक्टर वायर है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब एक भैया है जो यहाँ बैठा है, अब ये भैया यहाँ बैठ कर नजर रख रहा है, ठीक है, ये नजर रख रहा है, नजर क्या रख रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तभी सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस तरफ जा रहे हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से इसे इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन समझते हो ना आप, क्या होता है कि कोई जैसे कि मान लो ये वायर है, इस वायर को मैं यहाँ से काट दूं, तो काटने के बाद में जो ये एरिया होगा सर्कल बनेगा ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के यहाँ भाई साहब बैठे बैठे चेक कर रहे हैं कि यहाँ से ओ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चले गए ना, ये कितने किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब देखो कितना सिंपल है, लोग फालतू डरते हैं इलेक्ट्रिसिटी ओ समझ में नहीं आएगी, इतना भारी भारी चीज है, कुछ भारी नहीं है। ये कितना इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में चला जाएगा, ये तो है। एक पुलिया है, उस पुलिया को बैठे बैठे एक दाजी हैं, दाजी समझते हो क्या, हमारे रास्ता में दाजी बोलते हैं बड़े बुजुर्ग को। एक दाजी बैठे बैठे यूँ बोल रहे हैं कि यार इस पुलिया बैठे बैठे सुबह से 5 छोरे निकल चुके हैं, ऐसे करके 10 छोरे निकल गए हैं 10 बजे तक, 15 छोरे निकल चुके हैं 11 बजे तक। तो वो जो निकल रहे हैं छोरे, है ना, वो इलेक्ट्रॉन से एक तरीके से निकल रहे हैं, ठीक है। अब कितने टाइम में कितने निकल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा निकल रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, कम निकल रहे हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सा फॉर्मूला। एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा अपना, चार्ज अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में कितना चार्ज निकला, इतना सा तो है। और चार्ज अपन ने बात की थी कि प्रोटॉन निकलता ही नहीं है, खाली इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, तो कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है आपका Q अपॉन टी, वेयर Q इज चार्ज। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा क्या, बोल दिया करो यार, आप शर्माते हो तो एक तो बच्चे लोग। T इज इक्वल टू टाइम, और I इज इक्वल टू तो बता ही दिया मैंने आपको, इलेक्ट्रिक करंट। कितना सिंपल फॉर्मूला, अरे राइटिंग समझ में नहीं आ गई ना, समझो यार। I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया Q अपॉन टी, क्यू टी क्वेश्चन है, Q अपॉन टी इसका फॉर्मूला है, समझ आ गया। चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चलो आगे। अब बात करते हैं अपने इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होती है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। क्यू की बताई थी मैंने आपको, चार्ज की बताई थी, फटाफट बोलो टाइम स्टैम्प के ऊपर लिख के बोलो, चार्ज की बताई थी, बिना देखे देखना नहीं है, जिसने देखा उसका यू नो व्हाट आई मीन। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, आप Q की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है आपके, कुलाम होती है ना, टाइम की सेकंड होती है, तो कुलाम पर सेकंड क्या हो जाएगी आपके एसआई यूनिट, कुलाम पर सेकंड। तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कुलाम पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हो, ये गलत लिखनी आ गया यहाँ पे ना, या कुलाम पर सेकंड,
या तो ऐसा होबली लगा देना पर सेकंड या इनवर्स लिख देना, दोनों में दोनों काम नहीं करना। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टाइप मिस्टेक हो गया, ऐसा नहीं, दोनों काम नहीं करना है। इन दोनों में कुछ लिख दो, कूलाम पर सेकंड। एक नेमिंग यूनिट भी है इसकी, मैं साइंटिस्ट के नाम पे एकदम सम्मान के अंदर क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, एम्पियर बोलते हैं। तो एम्पियर में ही अपन जो है करंट को नापेंगे। 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, सब किस में नापेंगे, एम्पियर के अंदर ही नापेंगे। बात समझ में आ गई क्या, आगे क्या यूनिट कैसी हो गई, कैसे वो कूलाम पर सेकंड कैसा आया समझ में आ गया ना। ऐसा यूनिट निकालना 11th क्लास में अपना फर्स्ट चैप्टर ही है ऐसा यूनिट का, डायमेंशन वगैरह का। तो वहाँ नहीं पढ़ेंगे अपन, वहाँ भी पढ़ेंगे अपन, बट यहाँ आपको बता दिया मैंने कैसे आएगी। अब 1 एम्पियर क्या होता है, अब तो फॉर्मूला को पता है क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू टी, क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। जस्ट इमेजिन कि 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में निकल गया। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, जस्ट इमेजिन मैंने आपको क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि 1 कूलाम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के अंदर अगर किसी कंडक्टर से निकल रहा है तो वहां पे जो करंट है ना I, उसको फाइंड करो। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन टी होता है कि नहीं होता है। Q की वैल्यू आपके 1 है, टाइम जो है 1 सेकेंड है, तो 1 अपॉन 1 आया, तो I इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बोलो, हाँ 1 एम्पियर आ गया। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो गई आपके, व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, 1 कूलाम चार्ज पासेस थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर इस चार्ज में अगर 1 कूलाम निकल गया, कहाँ गए दाजी, ओ दाजी, अरे कहाँ गए दाजी, कहाँ चले गए, हाँ इन दाजी के पास में 1 सेकंड के अंदर अगर 1 कूलाम चार्ज है। देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 1 इलेक्ट्रॉन में और 1 कूलाम चार्ज में फर्क होता है। 1 कूलाम चार्ज अगर निकल गया, अभी 1 कूलाम कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकालूंगा, वो क्वेश्चन बताऊंगा भाई, बताएगा, टेंशन नहीं लेनी कि 1 कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में अगर निकल गया तो उसका मतलब कि यहाँ पे करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर करंट हो गया। समझ में आ गया क्या, आ गया क्या, समझ में आ गया। चले आगे, चलो भाई आ गया। अब बात करते हैं अपन डायरेक्शन ऑफ करंट की, कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, किधर किधर भगता रहता है, ऐसा थोड़ी क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो इधर भग रहे हैं तो करंट किधर जा रहा होगा। तो कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव करंट, अबे लिखा ही नहीं, फ्लो आएगा भाई, फ्लो लिखो, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी। देखो क्या होता है, बात सुनो, जैसे कि है ना, जैसे एक सर्किट बनाते हैं अपन, ठीक है, सर्किट के अंदर अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भगा रहे हैं उधर, ठीक है, जस्ट इमेजिन वाइट कलर लेंगे, ये एक वायर है, इसके मैंने लगा दी यहाँ पर बैटरी, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है नेगेटिव चार्ज। अब ये वायर था ना, है ना, ये वायर है, इस वायर के अंदर, सॉरी वायर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, इस वायर के अंदर थे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है, सबको पता है, होशियार बच्चे हैं। अब मुझे बताओ नेगेटिव जो है वो इधर से पॉजिटिव के पास जाएगा या नेगेटिव के पास जाएगा। कॉमन सेंस, फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या कहता है कि नेगेटिव तो है पॉजिटिव के पास जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के पास में नहीं जाता भैया, दुश्मनी होती है। तो नेगेटिव जो है किधर जाएगा, वो पॉजिटिव के पास में, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो किधर जाएंगे भैया, वो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या, इधर जाएंगे, मान लो इस पूरे तार के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमेशा ही किधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। बात समझ में आ गई, चलो अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की, तो वो हमेशा ऑलवेज इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव तो जो करंट होगा वो किधर जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बोलो भाई हाँ, समझ आया कि नहीं आया, कितना इजी काम है यार, ये तो ज़्यादा इजी नहीं हो गया क्या, अब हो ही गया है तो चलो छोड़ो। तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, करंट जो होता है जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ बैटरी एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन क्यों जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, समझ में आ गया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा ही याद रखना, ऑलवेज जो आपके करंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट ही होगा, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना, भूल गए देख लेना भाई, कसम होगी सबको, तो ये कसम है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की कसम नहीं है भैया, जिसकी भी कसम है मान लेना। चले आगे, चलो अमीटर एंड सर्किट करंट,
सर्किट कनेक्शन, जो भी कनेक्शन है कनेक्शन। एमीटर क्या चीज है? देखो अब करंट तो आपने निकाले, करंट आपसे हम सीख गए ना, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, याद रहेगा, भूलोगे नहीं, ठीक है। क्यू चार्ज होता है, टी टाइम होता है, आई करंट होता है, ठीक है, बात खत्म हो गई। कितने टाइम में कितना करंट चार्ज निकला है वो करंट होता है। उसको नापते कैसे हैं? ऐसे थोड़ी, क्या दादी थोड़ी बैठते हैं क्या? आपने सोच लिया सच में एक आदमी बैठता होगा जो देखता होगा कि भैया चार्ज जो है यहाँ से इतना इतना चार्ज जा रहा है, 1 मिनट में इतना चार्ज चला गया, 2 मिनट में इतना चार्ज चला गया, तो पता चल जाएगा कि कितना करंट इसमें फ्लो हुआ। ऐसा नहीं होता। अपने को उसको नापने के लिए चाहिए एक मशीन, उस मशीन का नाम है एमीटर। बोलो भाई, एमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर करंट इन द सर्किट। दाजी नहीं नापते हैं, कौन नापता है? एमीटर नापता है, ये एमीटर अपना दाजी। अब क्वेश्चन ये है कि वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज द सर्किट। अब देखो ये जो एमीटर होता है ना, एमीटर, मान लो ये आपके सर्किट है, दिख रहा है क्या पिंक कलर में? ओ दिख रहा है क्या? चलो दिख रहा होगा, पिंक पिंक है बेबोदी गल्ला, ऐसे ही गाना है क्या? यहाँ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है आपके बैटरी, यहाँ लगा हुआ है आपके, कुछ नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है। अब मेरी बात सुनो, सुन रहे हो क्या? हाँ कान देके सुनना भैया, कान ये म्यूट मत कर लेना इसको, वो वाली वीडियो नहीं है ये, पढ़ाई की वीडियो है, म्यूट कर लो कहीं। देखो तो ये आपके क्या है, लाइट है ना। अब मुझे करंट नापना है, तो मैं करंट को यहाँ लगाऊं, मतलब एमीटर को यहाँ लगाऊं या फिर यहाँ लगाऊं? जैसे मुझे एक और भी है, एक बल्ब है और एक और चीज़ लगी हुई, यहाँ पे एक पंखा भी लगा हुआ है, पंखे की डिजाइन थोड़ी होती है, चलो एक और बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि मुझे है ना जो मेरा एमीटर है वो यहाँ लगाना ठीक रहेगा या फिर यहाँ लगाना ठीक रहेगा? बताओ 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 बताओ। देखो अगर मैं यहाँ एमीटर लगाता हूँ ना, तो क्या होगा कि जो करंट है ना वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। इधर भी चला गया, आधा इधर चला गया, तो यहाँ पे तो आधा करंट ही पता चलेगा मुझे, जो कि करंट मुझे मेजर करना था। बट अगर मैं सीरीज में लगाता हूँ तो उस पूरे वायर के अंदर जो करंट है ना वो मुझे पता चल जाएगा, पूरे सर्किट के अंदर। तो इसीलिए एमीटर को हमेशा कहाँ लगाते हैं अपन? कहाँ लगाते हैं अपन? हमेशा ही सीरीज में लगाते हैं। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम ड्यू टू नो डिवीजन, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है, फैल जाता है। अभी हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन की, कि अगर पैरेलल लगाया तो करंट इधर अलग अलग रास्ते पर अलग चला गया, बट अगर सीरीज में लगोगे तो उसी रास्ते पे जितना करंट जा रहा है वो सारा सारा नाप लेगा। तो इसलिए हमेशा एमीटर क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एमीटर को हमेशा सीरीज में क्यों लगाते हैं? अब याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं ना। ऐसा होता है एमीटर, देखो आपके लैब में देखा होगा आपने, आपकी फिजिक्स लैब के अंदर जाकर देखना, इस टाइप की एक मशीन होती है, यहाँ पे ऐसे 2 वायर लगे होते, मतलब 2 ऐसे घुंडियाँ लगी होती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव इसके बांधते हैं, नेगेटिव इसके बांध देते हैं, इसके यहाँ पे ऐसे, और फिर कांटा जो है ये घूम कर बता देता है कि 0.5 एम्पियर है, 0.7 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, 1.2 एम्पियर है, 1.3 एम्पियर है, जितना भी एम्पियर है, ये अपना दाजी है जो अपने को नाप के बता देता है कि करंट जो है वो कितना है। समझ आया क्या? बोलो भाई हाँ, बट टाइप कर दो, मतलब बोलो मत। आ गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा था ना आपको कि देखो इलेक्ट्रॉन और चार्ज में फर्क होता है ना, कि वहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं था, कितना निकल रहा है वहां से। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूइंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बुक का क्वेश्चन है, अपने एनसीईआरटी बुक का, कहीं इधर क्वेश्चन लेके नहीं आया। मैं से बोल दो सर आप कहाँ से क्वेश्चन ले आए, बुक खोल के देखा करो। तो ये कह रहा है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के अंदर कितना करंट होता है, कितना होता है? तो मेरी बात सुनो, फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। Q इज इक्वल, Q का मतलब होता है चार्ज, क्या होता है? चार्ज। N का मतलब होता है नंबर, NUMB, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग क्या होती है रे? हाँ ये होती है, चलो ठीक है। अब मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की 1 कूलम्ब चार्ज में कितने ले, तो मैं ट्रांसफर अगर करूँ तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E होगा या नहीं होगा? बात समझ में आ गई। अब मुझे पता करना है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कूलम्ब चार्ज अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होती है पता ही है आपको, तो याद है कितना होती है? 1.6 इंटू 10⁻19। ये होती है क्या? ये होती है क्या? इसको करोगे आप अगर सोल्व तो क्या जाएगा, ये 1 अपॉन 1.6 ऊपर चला जाएगा 10⁻19 पॉजिटिव आ जाएगा। ऊपर जाके करोगे कैलकुलेशन करोगे ना तो आंसर आता है आपके 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 6 2
5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इतने 17 16 लगाना था ना, 18 तो पहले ही है ना। इतने इतने अभी मुझे पता नहीं कितने मिलियंस, कितने बिलियंस, कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ हैं, बट एक कूलम्ब चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई, हम समझ आ गई। तो जब मैंने बात की थी ना कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब चार्ज उस तार में से निकल गया उन दादी के सामने से, तो इसका मतलब वहां पे जो चार्ज है वो, मतलब वहां पे जो करंट है वो 1 एम्पियर हो गया। तो 1 एम्पियर करंट का मतलब ये है कि 1 सेकेंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकल गए। समझ आएगी नहीं आएगी, 1 एम्पियर कितना ज्यादा होता है। इसलिए मैं बार बार जब भी मैं बात कर रहा था ना, तो मैं बात कर रहा 0.3 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, क्योंकि 0.5 एम्पियर बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो बात को। तो 1 एम्पियर करंट का मतलब ये है कि इतने इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। तो 1 एम्पियर का मतलब है कि 1 सेकेंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो 2 सेकेंड में इसके डबल मान लो, 3 सेकेंड में इसके डबल मान, उसके ट्रिपल मान लो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो 1 कूलम्ब चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन हमने बुक का ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मजा आ रहा होगा। अब थोड़ी फील आ रही है, फील आ रही है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाली। और सब कहाँ कहाँ अपन इलेक्ट्रॉन को यहाँ वहाँ भगा रहे हैं, कितने कितने भगा रहे हैं। मजा आ रहा है ना भाई, मजा आ रहा तो बोल देना। मजा नहीं आवे तो फिर नाच के जो मैं दिखा नहीं सकता, तो सर मुजरा पेश किया जाए। मुजरा नहीं आता भैया, पढ़ाना आता है, पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंडक्टर्स बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपन बात करेंगे कि अब जो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब बस वाला कंडक्टर नहीं, कंडक्टर का मतलब जिसमें से करंट फ्लो करता है ना, तो मतलब इलेक्ट्रिक तार वगैरह जिसको बोलते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, पता है ना आपको। तो उस कंडक्टर के अंदर जो आपके क्या कहते हैं उसको, चार्ज पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन है उनका फ्लो किस टाइप का होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना, तो विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस वैसे अपन बाद में बात करेंगे क्या चीज होती है, बट हाल फिलहाल समझ लो बैटरी। अगर जो है आपकी कोई बैटरी नहीं लगा रखी, आपने क्या कर रखा, कोई सेल है, बैटरी है, उस सर्किट में, जब मान लो ये है, ऐसा सर्किट होता है, ये कंडक्टर है, अभी आपने कोई बैटरी लगाई नहीं रखी, आपने कोई बैटरी लगाई नहीं रखी, तब क्या होगा, इसको पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को भी पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव कहाँ, मस्त आराम से जा रहे हैं, ठीक है। तो स्कूल के अंदर होते हैं ना कुछ बच्चे, उनको नहीं पता पड़ रहा है कि भाई वहां से चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो नहीं देख रहे, वो क्या कर रहे हैं भाई अपने, कोई आया क्या भाई, कोई नहीं आया, डर लगता है, मैं अकेला शूट कर रहा हूँ रात को। तो कहा था मैं, हाँ, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई अट्रैक्शन है या नहीं है, वो अपने मस्त मोले इधर घूम रहे, वो उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। बट जैसे ही आपने यहाँ पे लगा दिया क्या, एक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर एक बैटरी लगा दी, अब इनको ध्यान पड़ गई भैया कि अपने तो घर के रास्ते में एक गर्ल्स स्कूल भी आती है। क्या पता चल गया इनको, जो इधर उधर भटक रहे थे, इनको पता चल गया कि भाई अपने घर के रास्ते में क्या आ रही है, गर्ल्स स्कूल भी आ रही है भैया। तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे के सारे किधर, पॉजिटिव की तरफ, सबकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, सबकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हो तो बताइए कि हम समझ गए। चलिए, तो ये लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पोटेंशियल डिफरेंस नेट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंटेनर और कंडक्टर मूव्स रैंडमली, हेंस कंसिस्ट नो कंडक्टर करंट। कोई करंट नहीं है तो रैंडमली इधर घूमते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर इन द कांस्टेंट मोशन बट देयर मूवमेंट इन इज चाओटिक एंड अनऑर्गेनाइज्ड, रिजल्टिंग इज नो नेट फ्लो चार्ज इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब यह इधर उधर घूम रहे हैं ना, तो जब तक इधर उधर घूम रहे हैं तो कोई एक डायरेक्शन में है नहीं, तो कोई करंट फ्लो इसमें करेगा ही नहीं। नॉर्मल कोई वायर पड़ा हुआ है आपके घर पे, आप उस वायर को हाथ लगा दो, करंट फ्लो होता है, आपको करंट फील होता है क्या? नहीं। क्योंकि जब वो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भगेंगे ना, तभी एनर्जी बनेगी और तभी जो हो क्या होगा, करंट लगेगा, आपको झटका लगेगा। वो अभी तक तो ऐसे था, लेकिन जैसे आप क्या लगा दो, उसके ऊपर एक बैटरी लगा दो। अब इसमें प्लस माइनस उल्टी बनी हुई है, मैंने वहाँ उसे बनाई थी, तो जिधर प्लस होगा उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भगना स्टार्ट कर देंगे। तो व्हेनेवर कंडक्टर अप्लाइड बाय सम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी या सेल, इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और मूव्स इन रेगुलर पैटर्न टू एग्जीक्यूट सम इलेक्ट्रिक करंट। और एक ही तरीके से एक ही रास्ते पर भगते रहेंगे तो एनर्जी बनेगी। सबका साथ सबका विकास, एक साथ भगेंगे तो क्या होगा, एनर्जी बनेगी भाई साहब, एक ही डायरेक्शन में भगेंगे तो एनर्जी बनेगी। एनर्जी कौन सी बनेगी, इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, और करंट जो है वो फ्लो करने लग जाएगा। बोलो भाई समझ में आया क्या? बोलो हाँ। चले आगे, चलो भी आगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी अपन है ना एक टॉपिक अपना एक तरीके से खत्म हो गया इलेक्ट्रिक करंट का, अभी वापस काम आएगा वो, बट एक बार के लिए आप उसको अब साइड कर दो। इलेक्ट्रिक
करंट क्या है पढ़ लिया आपने, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, क्यू होता है वो चार्ज होता है, टी अपना टाइम होता है, और एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वही सब पढ़ लिया अपन ने, है ना। वो सब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ना, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया आपको कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज उसमें से फ्लो कर सकता है, डायरेक्शन वगैरह सब पढ़ लिया अपन ने। चार्ज खत्म, इलेक्ट्रॉन खत्म, नई चीज पढ़ते हैं, फिर दोनों मिक्सअप करेंगे। वर्क डन इन मूविंग, अब उसको भूल जाना है ना, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट। किसी एक चार्ज पार्टिकल को उस चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से लेकर के आपके पास लेके आने में जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलते हैं। ये चार्ज पार्टिकल है भाई साहब, वो इनफाइनाइट पे है, इसको मैं पकड़ करके यहाँ लेके आऊँ मेरे पास में, तो मुझे जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेजेंट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है, वो क्या हो गया उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो बस समझ में आ गया क्या, सिंपल लैंग्वेज में उस चार्ज को यहाँ लाने में कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है, ये क्या हो गया उसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब बात करते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस की, क्या बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू अनदर पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज है ए पॉइंट पे बैठा हुआ है, इसको मैं यहाँ से उठा करके शू बी पॉइंट पे लेके आ जाऊँ, तो यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में मुझे जो एनर्जी लगानी पड़ी, एनर्जी और वर्क बात ही है कि जितना एनर्जी दोगे उतना वर्क करना पड़ेगा, तो मुझे जितना वर्क करना पड़ा, मुझे जितनी एनर्जी लगानी पड़ी, वो क्या होगा अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा बन जाएगा कि कितना वर्क करना पड़ा है, कितना वर्क करना पड़ा क्या करने के लिए, किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आने में, वो क्या होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस। वी से लिखते हैं भैया इसको, किससे लिखते हैं इसको, वी से। अच्छा अगर एनर्जी और वर्क बराबर है, जितनी एनर्जी दूंगा उतनी ही तो उतना ही तो वर्क होगा, तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ी किसी एक चार्ज पार्टिकल को मुझे वहां से उठा करके लाने में, कितनी एनर्जी लगानी पड़ी। तो v इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन चार्ज भी होता है, एक ही बात है। तो v अपॉन डब्ल्यू अपॉन क्यू बोलो या v अपॉन क्यू या e अपॉन क्यू बोलो, एक ही बात है। यहाँ e इज इक्वल टू एनर्जी लिख रहा हूँ मैं, आपको समझ आया कि नहीं आया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपको तो डेफिनेशन थी समझ में आ गया, ये अपने काम आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनाइट मिनट से लेके नहीं आने वाले अपन तो चार्ज पार्टिकल को तार में घुमाएंगे ना, कि मान लो कि तार है, इस तार के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन भगाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है और मुझे यहाँ लेके आना है, तो मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी ना यहाँ से वहाँ लाने में। आप समझ रहे हो, आप समझ गए होंगे आप। तो मुझे यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को इस तार में यहाँ भगाना है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो मुझे यहाँ से यहाँ लाने में कितना एनर्जी लगानी पड़ रही है, एनर्जी लगाऊंगा कैसे मैं, कैसे लगूंगा एनर्जी, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। ये समझ में आ गई क्या। तो मुझे यहाँ से यहाँ पे इसको लेके आना पड़ेगा, तो वो लाने के लिए अपन लगाते हैं सेल या बैटरी, क्या लगाते हैं हम, सेल या बैटरी। तो मेरी बात सुनो, जस्ट इमेजिन कि आपके पास में एक बड़ा सा बर्तन है, क्या है, एक बड़ा सा बर्तन है, एक बड़ा सा बर्तन है, एक और बड़ा सा बर्तन है। आपको सर क्या ही बात करते हो, सर कैसी बात करते हैं सर, आप कैसे दिमाग खराब करने वाली बातें करते हैं आप, हैं? एक बड़ा बर्तन दूसरा बड़ा बर्तन है, इस बड़े बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ फुल, इस बड़े पानी में भरा हुआ छोटा सा कम कम। अगर मैं इन दोनों को एक नली से अटैच्ड कर दूं, क्या कर दूं, तो मुझे बताओ कि इसमें से पानी इसमें जाएगा, इसमें से पानी इसमें जाएगा, बोलो इसमें से इसमें जाएगा, कॉमन सी बात है। हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चीजें जो होती है वो फ्लो करती है। तो मुझे ऐसा ही कुछ डिफरेंस क्रिएट करना है इस तार के अंदर कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो इधर फ्लो कर जाए, तो इसलिए अपन क्या लगा देते हैं, यहाँ पे एक सेल लगा देते हैं या एक बैटरी लगा देते हैं। सेल या बैटरी लगाते ही पहले जो है वो कहाँ से कहाँ उल्टा लगा दिया गया मैंने, हाँ चलो सभी बात इधर लगा दिया, तो इधर पड़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर की तरफ ढूंढने लग जाएंगे, इधर की तरफ आने लग जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई क्या। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया अपना, एक चार्ज पार्टिकल को, अरे मेरी आवाज कम कैसे हो गई माइक में, हेलो 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 आ रही है, हेलो 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 हेलो। अरे यार नया नया माइक लिया ना, तो टेस्टिंग में मुझे समझ नहीं आता, वहाँ पर लाइट जो है वो रेड वेड आ नहीं रही थी, पता नहीं जो भी है। आई होप कि जब मैं पूरी क्लास रिकॉर्ड करूँ तो मेरी आवाज़ के साथ रिकॉर्ड हो जाए, पता पड़ा सारा म्यूट हो के रिकॉर्ड हो गया पूरा पूरा ही, दिक्कत हो जाएगी, वापस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं करेंगे आपके लिए, और क्या ही है। हाँ तो कहाँ था मैं, हाँ तो ये आप समझ में आ गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया ना। एक चार्ज पार्टिकल को मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ लाने में कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, यहाँ से यहाँ कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू, फॉर्मूला याद रहेगा,
V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, 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 और I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बस दो फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट समझा दिया, फॉर्मूला भी याद करा दिया मैंने आपको, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ऐसा यूनिट क्या होगी, वर्क की होती है जूल, चार्ज की होती है कुलाम, तो जूल पर कुलाम ऐसे लिख सकते हैं, या जूल पर कुलाम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी एक नेमिंग यूनिट भी होती है, इसको बोलते हैं अपन वोल्ट, क्या बोलते हैं भाई साहब, वोल्ट, क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट। उसको अपन एम्पियर में नापते करंट को, इसको एम्पियर नापेंगे अपन वोल्ट के अंदर। बात समझ में आ गई क्या, वोल्ट कितना होता है 1 वोल्ट, तो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपन क्यू। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन बोलूं कि अगर मान लो कि 1 कुलाम चार्ज है, 1 कुलाम चार्ज है, उस 1 कुलाम चार्ज को मुझे कहीं से कहीं ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, जस्ट इमेजिन कि 1 जूल एनर्जी लगानी पड़ी, ठीक है, 1 जूल एनर्जी लगानी पड़ी। एक तार था, उस तार में एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से वहां ले जाने में उसको मुझे 1 जूल एनर्जी लगानी पड़ी 1 कुलाम चार्ज को। तब कितना पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1, तो आंसर कितना आएगा, V इज इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब कि 1 वोल्ट क्या होता है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। बात समझ में आई या नहीं, इजी इजी काम है ना, हार्ड काम तो नहीं है ना, अरे इजी ही काम है, ये पूरा चैप्टर ही इजी है। मैं तो बोल रहा था बचपन से ही, पर आप सुन नहीं रहे थे, अब सुन लिया क्या। चलो वोल्ट मीटर, अरे सॉरी गलत इशारा हो गया क्या, अरे फ्लो में हाथ चला जाता है तो अब पढ़ रहे अपन वोल्ट मीटर। जैसे कि अपन करंट किस में नाप रहे थे, अपन करंट नाप रहे थे एमीटर में, अब पोटेंशियल डिफरेंस किस में नापेंगे, वो नापेंगे अपन वोल्ट मीटर में। क्या होता है भैया, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। पोटेंशियल डिफरेंस नापता है भाई, इस एंड से लेकर के इस एंड तक कितना भाई, यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना कितना इसको वर्क करना पड़ रहा है, वो नाप लेगा कौन, पोटेंशियल अपना वोल्ट मीटर नाप लेगा। ऐसा होता है, सेम एमीटर से दिखता है दिखने में तो, ठीक है। और इधर आने तो मुझे मैं नहीं दिख रहा हूँ इसके चक्कर में। हाँ, तो ऐसे ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, उनके ऊपर तार बांध देते हैं, चेक कर लेते हैं कितना 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस इसका है। और इसको हमेशा अपन पैरेलल नापते हैं, इसको क्या नापते हैं अपन, हमेशा पैरेलल रखते हैं अपन। क्यों रखते हैं इसको पैरेलल, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है ना, वो क्या होता है कि अलग अलग चीज का अलग अलग होता है ना। कि मान लो जैसे कि जस्ट इमेजिन ये बल्ब है, ये पंखा है, ये टीवी है, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने लगा दी यहाँ पर, और मैं बैटरी लगा दी। अब मुझे बात सुनो कि जो इलेक्ट्रॉन है मेरे यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, इधर भग रहे हैं, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर से भग रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जब बल्ब से निकलेंगे तब हो सकता है कि ईजीएम निकल जाए, हो सकता है पंखे में उनको ज़्यादा जोर लगाना पड़े, हो सकता है कि टीवी में उनको ज़्यादा जोर लगाना पड़े। तो इसका मतलब कि सबके टाइम पे यहाँ से यहाँ ले जाने में, इसमें हो सकता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ लगाने में एनर्जी लगानी पड़े, हो सकता है मुझे यहाँ से यहाँ ले जाने में एनर्जी अलग लगानी पड़े, हो सकता है मुझे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाने में एनर्जी अलग लगानी पड़े, अलग से ज़्यादा वर्क करना पड़े। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे अगर बल्ब का निकालना है तो मैं क्या करूँगा भैया, मैं क्या करूँगा, मैं इसका यहाँ लगूंगा वोल्ट मीटर प्लस माइनस। अगर मुझे पंखे का निकालना है तो मैं यहाँ करूँगा, और मुझे टीवी का निकालना है तो मैं यहाँ करूँगा। बात समझ में आ गई क्या, बोलो भाई हाँ। इसलिए वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगता है, पैरेलल में। अगर मैं यहाँ लगा दिया तो फिर मैं क्या नाप रहा हूँ, मैं तो यहाँ से यहाँ तक ही नाप रहा हूँ केवल वोल्ट मीटर में। तो मैं तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे तो क्या नापना है, इस अप्लायंस का नापना है। और समझ में आ गई। और मान लो मैं पूरे में तीनों की पैरेलल लगा दूंगा, तीनों एक साथ निकाल दूंगा, पर लगेगा हमेशा पैरेलल ही। कहाँ लगेगा, हमेशा पैरेलल। समझ में आ गया क्यों लगेगा, रीजन भाई कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसे समझ में आना चाहिए, तब मतलब है, बाकी मतलब वाली बात नहीं है। क्वेश्चन करेंगे, चलो अभी क्वेश्चन आ गया। हाउ मेनी एनर्जीज गिवन, बुक का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी वाली का। हाउ मेनी एनर्जीज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी है, मतलब कि V इज इक्वल टू आपको दे रखा है 6 वोल्ट। वाजिब बात है। ईच कूलम्ब मतलब कि 1 कूलम्ब है, मतलब कि Q दे रखा है आपको 1 कूलम्ब। एनर्जी कितनी है लगेगी वो लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है W/Q या E/Q, एक ही बात है ना। आपको क्या दे रखा है, आपको V जो है वो दे रखा है, E की वैल्यू आपको निकालनी है, Q की वैल्यू आपको पता ही है, 1 ट्रांसफर करोगे तो E इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 जूल। सॉरी ओ गलत क्यों बोल देते हो, 6 बना 6 जूल कितना आएगा भैया, 6 जूल आएगा। इसका मतलब कि 6 जूल एनर्जी मुझे लगानी पड़ रही है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है एकदम। हलवा को समझते हो ना, हलवा होता है ना, हलवा, उस हलवे को बढ़िया देसी घी में बनाते हैं ना, तो हलवे को क्या करता है, चबाना भी नहीं पड़ता है, पता है, सीधा मुंह में रखो और ऐसा रगसता अंदर चला जाता है। हमारे पास में अंकल जी रहते हैं,
वो अंकल जी है ना हलवे को बोलते हैं रगश नहीं हो। मतलब वहाँ पे हो सकता है कि इस आसपास के एरिया में बोलते हैं रगश नहीं हो। रगश नहीं हो का मतलब क्या होता है कि गले में रखते वो रगस के सीधा चला जाता है पेट के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, रगश नहीं हो। तो ये क्वेश्चन भी रगश नहीं ऐसा है, सीधे अपने आप ही क्वेश्चन चालू होते खत्म हो गया है, तो अपने आप ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं भैया। एक और क्वेश्चन है क्या, एक और क्वेश्चन है, चलो भाई बहुत बधाई हो। A current of 0.5 ampere drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes, find the amount of electric charge that flows through the circuit। भाई साहब चार्ज कितना निकलेगा निकालना आपको। आई दे रखा है आपको, एम्पियर दे रखा है ना करंट। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, वाह भाई 10 मिनट के लिए जा रहा है भैया, एक बल्ब के अंदर से 10 मिनट के लिए जा रहा है, तो टाइम दे दिया आपको 10 सेकेंड। वाह भाई वाह। आपको निकालना है इसके अंदर चार्ज, कितना चार्ज जो है वो फाइंड किया है। तो आई का फॉर्मूला पता ही है आपको, करंट का क्या होता है, क्यूटी। आई इज इक्वल टू क्यू टी, क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू तो आपको निकालनी है, आई की वैल्यू है 0.5 इक्वल टू 10 मिनट है ना, सॉरी सेकंड नहीं है भाई, वाह वो 10 मिनट है। 10 मिनट है तो सेकंड में चेंज करोगे, ऐसा यूनिट के अंदर क्या आएगा 600 सेकंड। वाह भैया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 10 मिनट में 600 सेकंड। ट्रांसफर मारोगे क्यू की जगह यहाँ पे 600 सेकंड रख के ट्रांसफर मारोगे तो क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा आपके 0.5 इंटू 600। इसका मतलब कि क्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके 300 कुलाम। कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है कि नहीं है, रगसनिया क्वेश्चन है कि नहीं, एकदम रगस रगस के जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये रगस रगस के हो रहे हैं अपने से, तो समझ में आया ना कितना इजी, सिंपल सा फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वी का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। दो फॉर्मूले बताए सिंपल सिंपल से मैंने। एक और क्वेश्चन कर लेता है, एक और मजा आ जाएगा आपको, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, है ना, मजा आ रहा है। अगर आप कहोगे तो एक क्लास और अपलोड करूंगा जिसके अंदर अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको तो लाइव भी कर लेंगे भली, है ना, लाइव करेंगे सारे क्वेश्चन। मेरे पास अभी लाइव का सेटअप नहीं है, बट मैं जुगाड़ लूंगा कुछ कुछ करके, है ना। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क निकालना है, क्या निकालना है, वर्क निकालना है। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज दे रखा है, Q इज इक्वल टू 2 कूलम दे रखा है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपने 12 वोल्ट, कि भाई एक कोई तार है, उस तार के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है, 2 कूलम चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में उसको कितना वर्क करना पड़ेगा। फॉर्मूला पता ही है आपको, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। V की वैल्यू बोलो फटाफट फटाफट से 12, W की वैल्यू निकालनी, Q की वैल्यू 2, ट्रांसफर मारो, W इज इक्वल टू 12 इंटू 2, W इज इक्वल टू 12 टू जा 24 जूल वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा भैया, 24 जूल वर्क करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। समझ आ गया क्या, इजी है ना, हार्ड तो नहीं है ना, कितना हलवा वाला क्वेश्चन है। वाह भाई मजा आ गया, ऐसे क्वेश्चन है। देखो अभी तक जहां तक पढ़ा अपन ने, यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है। करंट पूरा समझ में आ गया, वोल्ट पूरा समझ में आ गया, मतलब वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, बात करें अपन सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम क्या चीज़ है, देखो बात सुनो। अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, कहाँ गया डायग्राम, कहाँ गया डायग्राम, कहाँ गया डायग्राम, कहाँ गया वे, यार देखो मैंने बल्ब बनाया है, बल्ब जैसा, पंखे बनाया पंखा जैसा, और यहाँ पर ये टीवी बनाई है टीवी जैसी, और तो मैंने बड़ा कर दिया, मैंने यहाँ पे साइन बना दिया इसका सेल का, बाकी सेल भी मैं बैटरी से बना देता, जस्ट इमेजिन। और ये तो सिंपल सर्किट है, ऐसे मान लो आप एक घर का सर्किट हो, उस घर के सर्किट में बहुत सारे कनेक्शन, बहुत सारे वायर, बहुत सारे अप्लायंसेस, तो सबको ऐसे ऐसे बनाओगे, कितना कंफ्यूजिंग काम होगा नहीं होगा। तो सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट को ऐसे बताना कितना भारी काम है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, उस भारी काम को ईजी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। अपन क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। तो इट इज अ स्कीमेटिक डायग्राम टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक सर्किट इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है, कन्वेंशनल सिंबल्स। अरे सिंबल्स कैसे होते हैं आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा आई होप, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा, जो मुझे मॉनिटर में दिख रहा है, बट आई होप दिख ही रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रिक सेल जो है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है, बताया मैंने आपको, ऐसा साइन होता है, एक डंडी खींचनी प्लस माइनस, एक सेल हो तो, बैटरी हो या ज़्यादा सेल हो तो क्या कर लो, एक और डंडी खींच दो, ऐसे ऐसे डंडी खींच दो, बहुत से डंडी खींच दो, प्लस माइनस बैटरी हो गई वो। एक होता है स्विच का, है ना, अगर ऐसे करके ऐसा ब्रैकेट बना करके यूं कुछ में अंदर कुछ भी नहीं है तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, ओपन सर्किट ओपन स्विच बोलते हैं। मतलब कि अभी जो बटन बंद है, तो स्विच बंद है ना, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, और स्विच चालू कर दिया आपने तो यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे, तो ये क्या हो गया आपका स्विच चालू हो गया, ठीक है। अब वायर जॉइंट, कोई वायर जॉइंट हो रहा है तो उसका मतलब कि एक वायर करना, ऐसा डॉट बनाना और ये करना, ये मतलब वायर जॉइंट हो रहा है। उस साइन का मतलब क्या है कि वायर जो है वो जॉइंट नहीं हो रहा है ना, ये वायर निकल रहा था, इसको यूं क्रॉस करके इसके ऊपर से निकल गया, वायर मतलब पास में निकला हुआ है लेकिन वो करंट कनेक्टेड वायर नहीं है, ठीक है। बल्ब का मैं हमेशा बनाता ही हूँ, अभी तक बनाया रहता मैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे बल्ब का साइन हो गया, ठीक है।
ऐसा भी बना सकते हो आप, ऐसा आपको मुश्किल बनता है, ऐसा मुश्किल बनता है तो आप ऐसा वाला बना लेंगे अपने एग्जाम के अंदर। देखो पता है रेजिस्टेंस जो भी अब आगे काम आएगा अपने, रेजिस्टेंस कैसा होता है, ऐसा रेजिस्टेंस होता है। एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, तो उसका ऐसा होता है, ठीक है, उसके अंदर ऐसे कर देंगे। एमीटर का क्या होता है, तो एमीटर जो ऐसे हो करके ए लिख करके प्लस माइनस, ठीक है। और वोल्ट मीटर कैसा होता है, वोल्ट मीटर के अंदर गोला बना करके वी लिखना है खाली, ये प्लस माइनस। एक गैल्वेनोमीटर भी होता है, अपने इतना काम आएगा नहीं, बट वो भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के ही काम आता है ना, कम इलेक्ट्रिक करंट हो तो उसको अपन जीज लिखते हैं। ये हो गया अपने सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल से हैं। इन सिंबल्स का यूज करके जब इलेक्ट्रिक सर्किट को शो करते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम बोलते हैं। बोलो भाई याद रहेगा क्या, याद रहेगा ना, सिंपल सिंपल डायग्राम में बना बना के देख लेना तो अपने आप याद आ जाएंगे आपको, है ना। तो सर्किट के अंदर अपन ऐसे डायग्राम बनाते हैं। चले भाई आगे, चलो भाई। तो दो तरह के सर्किट होते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है भैया, तो सर्किट इन विच नो करंट इज फ्लोइंग, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। भाई ये मैंने बैटरी लगा रखी है, लाइट लगा रखी है, बटन ऑफ कर रखा है, बटन ऑफ कर रखा है, तो उसके अंदर सर्किट अभी पूरा नहीं है ना। यहाँ से जो करंट मान लो यूं यूं गया, करंट ये रुक गया, अगर रास्ता ही नहीं, करंट के पास जाने का आगे रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब ये है ओपन सर्किट। क्या है ये, ओपन सर्किट, बल्ब जलेगा नहीं। और मैं यहीं भी इसको चालू कर दूंगा, अगर मैं चालू कर दिया तो करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर आगे निकल जाएगा फ्लो करके। अगर करंट आगे, पूरा सर्किट क्लोज है, सर्किट क्या है, क्लोज है, सर्किट बंद है पूरा। तो अब मैं छोटा था ना तो मैं समझता था बंद का मतलब होता है कि लाइट बंद है, और चालू का, ओपन का मतलब लाइट चालू है, बट ऐसा नहीं होता। सर्किट बंद है इसका मतलब कि करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट खुला हुआ है मतलब कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। असल में वर्ड्स का ध्यान रखना है ना, बंद समझ में आ गया ना। अगर सर्किट क्लोज है इसका मतलब अब करंट चालू है, ठीक है, ओके डन है। ओपन सर्किट क्लोज सर्किट समझ में आ गया, सर्किट बनाकर देख लेना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन अपने इस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अभी तक। अब इस चैप्टर का दो चीजें पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, उससे रिलेटेड ओम भाई साहब हैं, साहब ये साइंटिस्ट थे ओम भाई साहब। ओम भाई साहब ने बताया लो क्या बताया, लो बताता हूँ आपको मैं। A comprehensive study of the fundamental principle governing electric circuit including Ohm's law, resistance property and resistance combination, ये सब अपन पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन वगैरह। ओम भाई साहब ने क्या बताया, ओम भाई साहब ने बताया कि आपने दो चीजें पढ़ी है। कौन सी चीजें पढ़ी है, एक तो पढ़ी आपने पोटेंशियल डिफरेंस और एक पढ़ी करंट। ये भाई साहब कह रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो उसके अंदर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ आया, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ओम्स लॉ सजेस्टेड दैट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन सर्किट बताया, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में उन्होंने रिलेशन बताया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बीइंग टेम्परेचर एंड डायमेंशन रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर को भी छेड़छाड़ी मत करो, अगर टेम्परेचर को छेड़छाड़ी नहीं करें तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। पोटेंशियल लिखना रहा है यहाँ पे, ए भाई लोगों, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। भाई साहब कह रहे हैं कि अगर आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे तो करंट भी कम होगा। अपन जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे करते हैं इस सर्किट के अंदर, पोटेंशियल खांसी आ गई, खांसी आ गई। इस सर्किट के अंदर अपन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, बैटरी लगा करके। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दूं, मतलब बैटरी बड़ी कर दूं, तो क्या करंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर मैं बैटरी छोटी लगा दूं, सेल छोटा लगा दूं, तो क्या करंट कम होगा नहीं होगा, होगा। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम करंट, भाई साहब ने बोला, किसने, ओम भाई साहब ने, ठीक है। बाकी अपने को पता ही, वैसे अपने वैसे होशियार है, आपको तो पता ही है, आप तो मेरा नेचर जानते हो, ठीक है। वो कौन सी फिल्म देखी थी, उसका मीम देखा था यार मैंने, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो अगर कांस्टेंट लगोगे तो V इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लगेंगे अपन R, और ये I है, या इसको पैसे लिख सकते हैं अपन V इज इक्वल टू IR। यहाँ जो ये R कांस्टेंट लगाया है ना, इसको बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। बोलो याद रहेगा क्या, नई चीज पढ़ लिया अपन ने। V और I दोनों पढ़ लिए थे, दोनों दूसरे प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल साइन हटाया अपन ने, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया अपन ने, तो इक्वल लगाया, और इक्वल लगाया तो अपन ने R लगा दिया। R क्या है भैया, R है हमारे रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। R क्या है अपने, रेजिस्टेंस। समझ में आ गया अभी। वैल्यू इज इंडिपेंडेंट विद रेस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ V, और ये V और I की जो वैल्यू है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेजिस्टेंस जो होता है, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, रेजिस्ट करता है, फ्लो होने से करंट को रोकता है। और इसका V और I से कोई लेना देना नहीं। किससे लेना देना है मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ये समझ में आएगी क्या अपने को। चलो अब बनाएंगे अपन एक ग्राफ।
ग्राफ से बना रहे हैं अपन वी आई ग्राफ, बोलो भाई वी आई ग्राफ क्या बना रहे हैं, वी आई ग्राफ। तो अगर मान लो ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और ये है आपके करंट, जैसा कि आपको पता ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, और मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस और आई जो है आपस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितना जितना इसको बढ़ाओगे उतना उतना करंट भी बढ़ेगा, तो इनका जो ग्राफ बनता है ना वो बनता है सीधा, याद रहेगा क्या। तो वी आई ग्राफ जो है ऐसा सिंपल सा बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। समझ में आ गया क्या, याद रहेगा, एग्जाम आएगा कर लोगे ना, कर लेना भैया, ऐसे मत बोलना कि सर ने बताया ही नहीं, ठीक है कर लेना भैया। अब बात करते हैं अपन 1 ओम की, तो मुझे बताओ पहले तो 1 ओम का फॉर्मूला निकालो। 1 ओम का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अपन, तो ये अपन ने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा था क्या, बोलो हाँ। V प्रोपोर्शनल था I के, तो फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से ट्रांसफर करके आप चाहो तो आप R का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, R इज इक्वल टू V अपॉन आई होगा, और चाहो तो आप I का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। तो अपने पास में सब 3 फॉर्मूले हो गए, कितने हो गए, 3 फॉर्मूले और हो गए, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अपने I और V के फॉर्मूले अपने पढ़ रखे हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q और I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब ये 2 फॉर्मूले और हो गए रेजिस्टेंस वाला, जो अपने को क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, ठीक है। एक फॉर्मूले से तीनों बने हुए हैं, तो आपको ये करना आपको, तो V इज इक्वल टू आई आर। अभी बात कर रहे हैं अपन की रेजिस्टेंस की, R जो रेजिस्टेंस होगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। क्वेश्चन कह रहा है ये 1 ओम कितना होगा, तो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, वो है 1 वोल्ट, और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, वो है 1 एम्पियर, तो मुझे बताओ कि उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, मतलब कि 1 अपॉन 1, इसका मतलब कि R इज इक्वल टू 1 ओम। इसकी अभी ऐसा यूनिट बताऊंगा आपको मैं क्या होती है, ठीक है, यहाँ लिखी हुई वैसे तो, ठीक है। तो इफ द करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, 1 एम्पियर करंट 1 पोटेंशियल डिफरेंस वाले सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो उसका मतलब कि वहां पे रेजिस्टेंस कितना है, वहां पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ गई क्या, कितना इजी काम है, इजी काम है, इजी। चलें आगे क्वेश्चन करते हैं भैया। अच्छा इसकी ऐसा यूनिट बताना भूल गया कि मैं आपको, ओम होती है ऐसा यूनिट इसकी है ना, ओम होती है, ठीक है याद रखना, ओम होती है, ऐसे लिखते हैं, साइन ऐसा बनाते हैं ओम, ओके। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं अपन, तो क्वेश्चन करने में फील आती है, एकदम मजा आता है, आवे तो ना। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, कितना करंट फ्लो करेगा, मतलब क्या निकालना है, आई निकालना है। फॉर्म 220 वोल्ट सोर्स, सोर्स का मतलब कि V दे रखा है आपको 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, रेजिस्टेंस जो दे रखा है आपको कितना, 1200 ओम, चीजें दे रखी है, बात समझ में आ गई। आपको आई निकालना है, बड़ा सिंपल सा। तो देखो आपको 3 फॉर्मूले याद ना, तो ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। ट्रिक क्या है, आपको ये खाली याद रखो, तो V इज इक्वल टू आई आर, तीनों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर मारोगे, आपको आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। डायरेक्ट वैल्यू रखो तो भी आराम हो जाएगा अपना। V की वैल्यू कितनी है 220 अपन R की वैल्यू कितनी है 1200, 0 से 0 कैंसिल, 22 को 120 से डिवाइड करो भैया, कितना आंसर आ रहा है। ए मेरे से पहले कमेंट करके बताओ फटाफट से। ऐसा नहीं सर आप करो, पेस किया जाए, वैसे पेस नहीं करना। पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 122 का कितना होता है, 120 बन जाए आएगा 120। कितने बज गए भैया, कितने बज गए, 100 बज गए, ठीक है। एक और 0 लगा दिया, कितना आएगा भैया, ओ 8 जा 960, कितने बज गए, 40 बज गए। तो ऐसा कुछ आएगा, तो 0.18 अपन मान लेते हैं, 0.18 एम्पियर करंट जो है इस सर्किट में से फ्लो कर रहा है कि नहीं, हलवा क्वेश्चन है कि नहीं है, डिवाइड करने में टाइम लगा, बाकी क्वेश्चन तक सेकंड का भी था ये। तो हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर, एक और क्वेश्चन, अब क्वेश्चन एक में 2 कैसे घुसा दिया मैंने, अच्छा क्वेश्चन लिखना भूल गया। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोइल इज 100 ओम, ठीक है। इसमें ये सेम पूछ रहा है करंट कितना फ्लो होगा, आई कितना फ्लो होगा अगर 220 वोल्ट का सोर्स है और 100 ओम का रेजिस्टेंस। ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, होमवर्क मतलब ये अभी करो क्लास के अंदर, पॉज करके इसका आंसर करके मुझे अभी कमेंट में बताओ टाइम स्टैम्प के साथ में कि इसका आंसर कितना आया है। सर इसका आंसर ये आया है, अभी बताओ मुझे, ठीक है डन है।
चलो क्वेश्चन करके बताना, सेम ऐसा ऐसा सेम टू सेम वैसी वैसी डिजिट लगनी है, आंसर निकालना। ये क्वेश्चन करते हैं अपन। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट when it draws a current of 4 ampere from the source, what current will be the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट। ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है, ये बुक का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। करते हैं, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ इसको भी मैं, ठीक है, समझाने के लिए आपको। इलेक्ट्रिक हीटर है जिसपे 60 वोल्ट का क्या लग रहा है आपके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। कितना लग रहा है? 60 वोल्ट का, 60 वोल्ट का लग गया। करंट जो है इसके अंदर वो क्या है, वो करंट फ्लो कर रहा है आपके 4 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे। वोट करंट विल कहाँ गया, 60 वोल्ट, वोट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज। अगर इस 60 वोल्ट की जगह पे मैं क्या कर दूं, 120 वोल्ट कर दूं, क्या कर दूं मैं, इस में गायब हो गया। इस 60 वोल्ट की जगह पे अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे 120 वोल्ट कर दूं, तब यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा। अब मुझे बताओ कि जिस टाइम पे 60 वोल्ट है उस टाइम पे भी इसके अंदर हीटर तो वर्क हुई है, जब मैं 120 कर दूंगा तब भी हीटर तो वर्क हुई रहेगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो पहले अपन निकाल लेते हैं इसका रेजिस्टेंस, निकाल रेजिस्टेंस। चलो चलो करते हैं अपन रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर जो वोल्ट दे रखा है आपको, है ना, V1। फोन आ रहा है भैया, फोन आ रहा है, किसी और का आ रहा है, बात करेंगे इनसे, ठीक है। तो V1 है ना, V1 इज इक्वल टू कितना है, 60 वोल्ट। करंट जो है ना I इज इक्वल टू है आपका 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर ही है ना, 4 एम्पियर। तो क्या निकालना, R निकालना है, R निकालना है, ठीक है। I1 मान लेते हैं अपन। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आपके R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I, ऐसे कर लो। V की वैल्यू है आपके पास में 60 अपॉन 4, कितना होता है, 15 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है, 15 ओम। अब मुझे बताओ कि ये यहाँ पे जो हीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम। तो अब ये रेजिस्टेंस तो 15 ओम ही रहेगा ना, अगर मैं बैटरी बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। तो अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बैटरी बढ़ा दी, ठीक है, सर्किट वर्क हुई है। वही यहाँ पे मेरा हीटर लगा हुआ है, वही यहाँ पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे मेरा लगा हुआ है, और यहीं पे जो करंट है, अब मुझे निकालना करंट कितना है। बस इसको मैंने क्या कर दिया, 120 वोल्ट, 20 कर दिया, 120 वोल्ट कर दिया, और ये मुझे पता है ये 15 ओम का है। तो अब मुझे करंट निकालना है। कितना इजी काम है अभी, आप कर सकते हो, कितना इजी काम, कुछ नहीं करना अपने को, फॉर्मूला लगाना होगा, करंट वाला फॉर्मूला लगाना अपने को। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो I इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R होगा। V की वैल्यू कितनी है, 120 है, अपॉन कितना आएगा, 15 आएगा। ये होगा, या कितनी बार कट रहा है, 2 5 2 10, कितने बच गए, 3 8 24। I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। कितना हो जाएगा भैया, 8 एम्पियर हो जाएगा। तो पहले कितना था आपके, 4 एम्पियर था। अगर आपने उसको बैटरी बढ़ा दिया, जैसा आपने पढ़ा है ओम्स लॉ, ओम वैसे बोला भी है कि जितना जैसे जैसे आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ोगे, करंट वैसे वैसे बढ़ता है, तो बात ही साबित हो रही है उनकी। आपने 60 का कर दिया, 120 डबल कर दिया ना, तो ये भी एग्जैक्ट डबल हो गया आपका। 4 का कितना हो गया, 8 हो गया। ओम वाले वैसा ने बोला था ना, क्या बोला था, जितना आप बढ़ोगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही क्या बढ़ेगा, करंट। समझ आ गया क्या? चलें आगे, चलो आगे। फिर बढ़ रहे अपन फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब मैंने बात की थी कि देखो ये रेजिस्टेंस है ना, ये ना तो आपके वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि आपके ना तो उस पर पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड कर रहा है, ना आपके करंट पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड करता किस पे भैया, ये डिपेंड किस पे करता है, तो करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर। अब मेरी बात सुनो, जस्ट इमेजिन, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जो कि आपके करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। जस्ट इमेजिन की एक वायर है, अपने सीधे देसी भाषा में समझो आप, तो ये एक वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रांसफर कराता हूँ, और सेम टू सेम एक वायर है यहाँ से यहाँ तक, लंबा वाला वायर, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से यहाँ तक करा रहा हूँ, है ना। तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस है। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ ले जाने में मुझे ज़्यादा जोर आएगा, या सेम साइज का सेम क्वालिटी का वायर तो मुझे यहाँ से यहाँ ले जाने में ज़्यादा जोर आएगा, ठीक है। आप किसी एक कॉरिडोर में, आप किसी भीड़ में फंस गए, एक कॉरिडोर है,
अब कॉरिडोर में फंसे हुए भीड़ है वहां पे, वो 5 फीट के कॉरिडोर में ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, वो ज्यादा तकलीफ आएगी, या वो कॉरिडोर का 20 फीट लंबा ज्यादा आपको जोर लगाना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, 20 फीट में ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्या एग्जाम्पल देख रहे हो भाई को आप लोग? इसका मतलब क्या है कि करंट कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई, ओ सॉरी एल है, ओ एल लेंथ, आई लिख दिया। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेंथ। समझ में आ गया क्या? चले आगे। नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जस्ट इमेजिन कि एक वायर है ये और एक वायर है ये। अब यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना। अब मुझे बताओ कि यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में ज्यादा भारी काम है, सेम क्वालिटी का वायर है तो, या फिर यहां से इलेक्ट्रॉन को निकलने में ज्यादा भारी काम? आप ऐसे भीड़ में फंसे हुए हो, एक जगह तो पतला सा दरवाजा है, छोटा दरवाजा है, वहां से निकलना ज्यादा भारी काम है, बड़ा सा दरवाजा होगा तो वहां से ज्यादा इजी निकल लोगे, बड़े से ज्यादा निकल जाओगे। मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब उल्टा काम है, क्रॉस सेक्शन बड़ा तो रेजिस्टेंस कम, क्रॉस सेक्शन छोटा तो रेजिस्टेंस जो है ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू, एक तो हो गया आपके लेंथ, एक हो गया आपके आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितना इजी है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? यूं लाइक मार देना अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। इसके अलावा डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। जो कंडक्टर होते हैं ना, कंडक्टर मतलब बस वाला कंडक्टर नहीं, मतलब जिसमें से करंट फ्लो करता है, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना वो होता है सबसे कम, है ना, सबसे कम। तभी तो एकदम स्पीड में इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जो इंसुलेटर होता है ना उसमें होता है रेजिस्टेंस हाई, मतलब इनफाइनाइट होता है लगभग लगभग। जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी होगी, अब प्लास्टिक लकड़ी के अंदर इतना रेजिस्टेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर पाते बेचारे, इसलिए करंट फ्लो ही नहीं करता। होते हैं अलॉयज। अलॉयज में क्या होता है कि जो अलग अलग मेटल के मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, नाइक्रोम, इनमें या तो मीडियम मीडियम होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं बट मतलब कि करंट फ्लो करता है इतना ज़्यादा नहीं करता जितना कंडक्टर में करता है। तो तीन चीज़ों डिपेंड कर गया, लेंथ पे, एरिया पे और मटेरियल पे, ठीक है। अब मटेरियल तो अपने हाथ में नहीं है, बट ये दो चीज़ें अपने हाथ में है। कौन कौन सी? लेंथ और एरिया। तो यहाँ तो लिखा हुआ ही है, मैं आपसे बार लिख के देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक तो अपने पढ़ा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, एक पढ़ा अपन ने आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आर इज प्रोपोर्शनल टू L/A? वाजिब बात है, वाजिब बात है। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को लगाते हैं अपन रो। बोलो भाई रो, ये ओ पी मत लिख देना, रो है ये, क्या है ये? रो। इस रो को बोलते हैं अपन रेजिस्टिविटी। बोलो भाई रेजिस्टिविटी, क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। ये एक नया कांस्टेंट आ गया अपने पास में। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, बता दिया कैसे? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, बता दिया मैंने आपको। फॉर्मूला अपन दोनों साथ में कर दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। तो वही जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो जो कंडक्टर होते हैं ना उनकी रेजिस्टिविटी होती है कम, जो इंसुलेटर होती है उनकी होती है हाई, और एलओएस होती है मीडियम, वैसे के वैसे ही, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? ओम मीटर होती है, ठीक है। ओम तो होती है आपके रेजिस्टेंस की, और ओम मीटर की होती है आपके रेजिस्टिविटी। याद रहेगा क्या? भूलोगे तो नहीं ना? चले आगे भाई, रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट है। तो आपके यहाँ आर इज इक्वल टू रो एल अपन हो गया, तो फॉर्मूला बनेगा रो का, रो इज इक्वल टू ट्रांसफर मारोगे तो क्या बनेगा? आर ए अपॉन एल, रेजिस्टिविटी का ये आपके फॉर्मूला बन गया। समझ आया? इजी काम है। चले आगे, चलो भाई आगे चलो। अब देखो इस पे डिपेंड करता है, डिस्कस द इफेक्ट टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑन। ये तो बता दिया क्या आपको? टेम्परेचर वाला नहीं बताया, तो मटेरियल वाला बताया है ना, कि जो टेम्परेचर क्या है ना डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के रेजिस्टेंस। मतलब अगर कंडक्टर है तो उसमें जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इंसुलेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको गर्म करके बाढ़ दो, पूरा ही जला दो उसको, तो भी उसको रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेमीकंडक्टर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेमीकंडक्टर गर्म होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर कहते हैं उसको टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल्ड व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ आर एंड रो? आर एंड पी मत कर देना ओए, आर एंड रो क्या है? आर एंड रो। कोई कंडक्टर है, कोई तार है, उसको आपने डबल कर दिया, तो पहला तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा?
क्या पड़ेगा? बोलो 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 बोलो, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो रेजिस्टेंस जो भी बताया है कि इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, कम है तो ज़्यादा कम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा कर दिया तो आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका ज़्यादा जो लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर आपने डबल कर दिया उस कंडक्टर की लेंथ तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। और रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा भाई साहब? इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है? उस कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? कंडक्टर के मटेरियल पे, बाकी किसी फर्क नहीं पड़ता। लंबे छोटे करो बड़ी करो, रेजिस्टिविटी वो की वो ही रहेगी। याद रहेगा क्या? भूलोगे तो नहीं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है? अपने बुक का ये, अरे बुक के क्वेश्चन लेके आए सब मस्त मस्त वाले। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ आर एंड रो? समझ में आ गया ना? आर तो है वो तो डबल हो जाएगी, पर रेजिस्टिविटी रो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। भैया जी आज तो मेरे पैर दुखने लगे भैया, इतना बड़ा चैप्टर है तो खड़े खड़ी आदत नहीं है ना यार एकदम इसमें इतना देर खड़े रहने की, क्या करें। चलो तो अब बात करते हैं अपन कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस और इसमें बनाया करता हूँ। ऐसे फील नहीं आ रही, बड़े टाइम जाता हो क्या हो गया? फील तो तभी आती है जब खुद बनाते हैं अपन, ठीक है? तो पहले अपन देखो बात सुनो, रेजिस्टेंस समझ में आ गया ना आपको? ऐसे होते हैं, चलो फोटो दिखाता हूँ आपको रेजिस्टेंस में। आपको ये ऐसे देखे होंगे रेजिस्टेंस आपने, आपकी दुनिया भर के जितने भी सर्किट होते हैं, आपको मोबाइल का चार्जर खोल के देख लेना, घर पे वो टीवी फ्रिज खोल के देख लेना, उन सब के अंदर ऐसे सर्किट के अंदर ऐसे ऐसे आपने डिब्बियाँ देखी हुई छोटी छोटी, ये तो बड़ी दिख रही है आपको, छोटी छोटी होती है ना? ये रेजिस्टेंस होते हैं। काम क्या हो गया? इसको करंट को रोकना है काम हो गया, है ना? तो हमेशा जरूरी नहीं है कि करंट को जो रोकने वाली चीज़ है वो नुकसानदायक ही हो, कभी कभी करंट रोकना भी पड़ता है, ठीक है? जैसे मेरा चार्जर छोटा सा, फोन छोटा सा है, 220 वोल्ट का घर में कनेक्शन आ रहा है, तो वो तो मेरा फोन तो फट जाएगा, तो इसलिए मुझे करंट रोकना है तो मैं ऐसे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। अब इन रेजिस्टेंस को कैसे लगाया जाए, ठीक है? रेजिस्टेंस को कैसे लगाया जाए? तो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो सब रेजिस्टेंस को लगा दो ऐसे ऐसे, मजा नहीं आ रहा पीले रंग में, व्हाइट कलर से बनाएंगे। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस लगाया आपने और आपने लगा दिया यहाँ पे एक आपके पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो कि ये है R1, ये है आपके R2, ये है आपके R3। समझ आ गया? अब मान लो कि यहाँ से इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मुझे निकालना है नेट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है मुझे? नेट रेजिस्टेंस। तो जो आर नेट होगा, ठीक है, वो अपन कैसे निकालेंगे? उसके लिए मेरी बात सुनो, पहले तो इसके यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या यहाँ लगेगा? क्या प्लस माइनस, तीन अलग अलग है तो वोल्टेज लगेगा यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ भी क्या लगेगा? प्लस माइनस वोल्टेज। वोल्ट मीटर समझ में आ गया ना? पोटेंशियल लगा दिया। और एमीटर लगेगा यहाँ पे जो करंट नाप रहा है, क्योंकि करंट तो एमीटर में सीरीज में लगता है। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर तीन अलग अलग जगह पे वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का अलग अलग निकलेगा। तो मुझे अगर नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए तीनों को जोड़ना पड़ेगा। क्या? V1 प्लस V2 प्लस V3। सही है क्या? V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों जोड़ना पड़ेगा। V का फॉर्मूला क्या होता है? तो V का फॉर्मूला होता है IR। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? क्या मैं I करंट तो इसमें सेम है, R की जगह क्या लिख दूंगा मैं? R नेट इक्वल टू V1 में करंट तो इसमें सेम ही है ना, यही करंट फ्लो कर रहा है, एक ही से लगा रखा मैंने, तो I तो इसमें भी सेम ही है, और R1 आ जाए। V1 में कौन सा करंट था अपने ओम रेजिस्टेंस कौन सा? R1 था। तो इसमें भी V2 में भी करंट तो सेम ही है, रेजिस्टेंस कौन सा हो गया? R2। इसके अंदर भी करंट तो सेम ही है, रेजिस्टेंस कौन सा हो गया? R3। इन तीनों में I कॉमन आ रहा, तो ये I तो यहाँ था ही था, इन तीनों में I कॉमन आ रहा था। कैसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो I से I कट जाएगा क्या? तो कैसा बचेगा क्या? ये R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो केवल कितने हैं? तीन हैं। अब मान लो इसे ज़्यादा निकल जावे तो ऐसे ऐसे क्या RN तक भी हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? तो ये हो गया आपके सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालना है? कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल से जोड़ दो। जस्ट इमेजिन कि ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 30 ओम। कितना? आंसर खत्म हो गया, है ना? इजी काम है ना? पर ये डेरिवेशन अपनी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन अपने को आनी चाहिए। ये डेरिवेशन यहाँ पे ये लिखी हुई थी जो मैंने बोला ना आपको, वो चीज़ें लिखी हुई। डायग्राम बना हुआ नहीं है तो डायग्राम बना लेना ऐसा वाला, ठीक है? या चाहो तो यहीं से देख लिख लो, एक ही बात है। अब करते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अब अपन ने क्या किया कि एक और भाई साहब, देखो मान लो कि दो भाई थे, है? दो बहन भाई थे, बहन भाई नहीं थे, जो भी थे। तो एक बच्चे ने तो क्या कर दिया, आपके इसको ऐसे जोड़ दिया, दूसरा जो बच्चा है
उसने क्या कर दिया आपके, ओके भाई ऐसे नहीं जोड़ूंगा यार मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ा, एक जोड़ूंगा मैं इसके ऊपर और एक जोड़ूंगा मैं इसके नीचे। भाई मेरी मर्जी कैसे जोड़ूँ मैं, जोड़ दे भैया, आपने क्या फर्क पड़ रहा। इसने ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब मेरी बात सुनो, अब क्या है कि यहाँ से करंट गया आपने, ठीक है। अब करंट यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट आएगा यहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, तो यहाँ आएगा I1, यहाँ आएगा I2, यहाँ आएगा I3। तो मुझे यहाँ तीन तीन एमीटर लगाने पड़ेंगे क्या, एक एमीटर यहाँ, एक एमीटर यहाँ, एक एमीटर यहाँ, ए और ए। समझ में आ गई। पर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसका ऐसे ही काम चल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है अपन ने खाली एक ही लगा देंगे इन सब के बीच में। क्लियर कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया ना। क्योंकि यहाँ पे तीन करंट का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसलिए मुझे तीन एमीटर लगाने पड़े। तो अब यहाँ पे करंट 3 बार है, इसलिए मुझे नेट करंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मुझे, नेट करंट, आई नेट निकालना पड़ेगा। किस निकालूंगा मैं, तीनों जोड़ दूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर तीनों को जोड़ दूँ तो नेट करंट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा। आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/R होता है क्या। तो V पहले वाले में देखो तो V तो सेम ही है अपॉन R, नेट वाले में तो क्या होगा, R नेट हो जाएगा, R नेट। पहले वाले I1 के अंदर देखो तो V तो वो का वही है, जो पोटेंशियल सेम ही आएगा, बट R उसमें क्या है, R1 है। प्लस I2 के अंदर क्या है, करंट तो वो का वही, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो वो का ही रहेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो R2 हो जाएगा। और थर्ड वाले के अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस तो वो का वही है, करंट जो है वो क्या हो जाएगा, अपना R3 हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है आपके 1/V/R नेट इज इक्वल टू, V कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसके अंदर से जो है आपके क्या काट दिया मैंने, V और V कट गया दोनों ऊपर से, तो क्या बनेगा आपके पास में 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बन गया आपके नेट रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं। अब ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लग जाएंगे, ऐसे ज़्यादा हो तो Rn तक, 1/Rn। ये हो गया आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। इजी है क्या, बहुत इजी है। तो उसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, इसलिए आई अलग लगाया था, इसलिए अपन नेट आई निकाला था। उसके अंदर आपका आई एक ही था, लेकिन वोल्टेज अलग अलग थे, पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, इसलिए अपन नेट भी निकाला था। और इस तरीके से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो। जो मैंने बोला वही सब यहाँ भी लिखा हुआ है, अब लिख लीजिए। और डायग्राम बना लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, चलें आगे। चलो 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 चलो। अब हाउस होल्ड सर्किट बनने से पहले एक चीज़ बताऊँ आपको, देखो मैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन एक बालक है, बालक का नाम है, बालक का नाम है, बालक का नाम है, बालक का नाम है, बालिका का नाम है कियारा, ठीक है। और बालक का नाम है सिद्धार्थ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इस कियारा ने क्या किया, इस कियारा ने किया कि एक आपने जो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 3 रेजिस्टेंस दिए, 10-10, इन दोनों को मैंने 10-10 ओम के 3 रेजिस्टेंस दिए। कितने, 3 रेजिस्टेंस। इसने तो लगाए तीनों पैरेलल में, ठीक है। इस करके इसने क्या कर दिए, तीनों 10 ओम 10 ओम 10 ओम, R1 R2 R3, ठीक है। और इस सिद्धार्थ भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि इनका पैरेलल लगा दिए। इन्होंने क्या कर दिया, तीनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल लगा दिए। क्वेश्चन समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। आप कहोगे सर क्या मजा आ गया एकदम जोरदार वाला। मान लो कि ये भी 10 ओम है, ये भी, क्योंकि मैं दिए दोनों को 10-10 ओम ही थे, है ना, ये प्लस माइनस। बट अब मुझे बताओ कि क्या इनके वहाँ R1 R2 लिख लेना भाई, R1 R2। अब मुझे बताओ क्या नेट रेजिस्टेंस, जो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, क्या वो दोनों में सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा। कैसे चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं भाई। तो ये लगा हुआ है आपके यहाँ पे पैरेलल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सॉरी सीरीज में लगा हुआ है। तो सीरीज में फॉर्मूला पता ही है आपको कि R नेट इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो यहाँ पे आएगा 10 प्लस 10 प्लस 10। तो R नेट इज इक्वल टू, कियारा मैडम के पास आ गया है 30 ओम का रेजिस्टेंस। कितना आया है, 30 ओम का रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात। सिद्धार्थ भाई साहब ने क्या किया, पैरेलल लगा दिया। तो इनके लिए फॉर्मूला क्या लगाएगा, 1/R नेट लगेगा
इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लगेगा। इसका मतलब क्या है कि 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 लगेगा। इसका मतलब क्या है कि एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 का एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया अपन ने। इसका मतलब क्या है कि 3/10 आ गया। इसका मतलब क्या है कि आर नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो तो 1/R नेट था ना, तो आर नेट इज इक्वल टू आएगा 10/3। तो 10/3 कितना होता है अभी, 10 को डिवाइड करो 3 से, 10 को डिवाइड करो 3 से, 3 1 जा 3 3 जा 9, कितने बच गए, 1 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 3 जार 9, कितना आया 1 लगाया, तो ऐसे कुछ 3.33 आएगा, है ना। तो 3.33 ऐसा कुछ ओम आ रहा है रेजिस्टेंस। अब मुझे बताओ, देखो सेम रेजिस्टेंस मैंने इन दोनों को दिया था, कियारा मैडम को भी, सिद्धार्थ भाई साहब को भी मैंने सेम रेजिस्टेंस दिया, दोनों को ही मैंने 10-10 ओम के 3 रेजिस्टेंस दिए, इसको भी मैंने 10-10 ओम के दिए। बट इनकी मैडम के जो सर्किट में है ना, नेट रेजिस्टेंस 30 ओम का आ रहा है, इनके 3.33 ओम आ रहा है। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, केवल किस वजह से, इनके कॉम्बिनेशन से, कि आप किस तरीके से जमाते हो। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपने इस चैप्टर का, अपने कॉन्सेप्ट का, अपने समझने के लिए भी, कि देखो इनके लिए है ना, मतलब इनको जमाने से केवल इधर उधर आपने कोई सीरीज जमा दी, कुछ पैरेलल जमा दिए, तो नेट रेजिस्टेंस का कितना फर्क पड़ जाएगा, बात समझ में आ गया। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करके बताया। अब इससे अगर ये आपके दिमाग में बात समझ में आ गई ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे कि पहली चीज़ जो है वो आप समझो, अपन बात कर रहे हैं अपन हाउस होल्ड सर्किट की, क्या पढ़ रहे हैं, हाउस होल्ड सर्किट, घर में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी लगता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन पैरेलल व्हाई हाउस होल्ड सर्किट यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपने जो घर में जो करंट का सर्किट बनता है ना, लगता है ना, उसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों लगाते हैं हमेशा, हमेशा अपने घर में जो इलेक्ट्रिक के जो भी सब अप्लायंस होते हैं ना, टीवी फ्रिज कूलर, वो सब किस में लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं, सीरीज में नहीं लगते, ठीक है। क्यों होता है, पहला रीजन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस इस डिवाइस इज सेम, बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस इस डिवाइस इज डिफरेंट है। जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या होता है कि पैरेलल में सेम रहता है, और उसमें क्या होता है कि अलग अलग हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे जो करंट जा रहा था ना, करंट, तो यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ कुछ करंट यूज हुआ, फिर यहाँ बचा हुआ इसमें गया, फिर बचा हुआ इसमें गया, तो सब में सेम नहीं आता। यहाँ क्या है, यहाँ जाएगा तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो सेम ही जाएगा, सब में क्या जाएगा, सेम जाएगा। इसलिए अपन जो पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, पैरेलल में नाप लेते हैं, वो सेम ही रहेगा। पहला रीजन तो ये हो गया कि जो वोल्टेज अपना पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगी। दूसरी बात जो भी अभी बात की अपन ने, अरे बंद तो नहीं हो गया, टुटू बोला ये चल रहा है ना, चलो। हाँ, दूसरी बात जो अभी देखो दोनों निकाली थी, तो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम आ रहा है ना, अभी 3.33 ओम ही आ रहा था। तो इसका मतलब मेरी बात सुनो, घर में अगर मैं सब सीरीज में लगा दूं तो रेजिस्टेंस तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और जो मुझे बिल भरना पड़ेगा ना, वो बिल आधा तो मेरा बिल रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो ऐसा थोड़ी चाहता हूँ क्या, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा रेजिस्टेंस कम से कम हो घर के अंदर। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, लो रेजिस्टेंस वाला वेरिएंट चुनते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। दूसरा है इंडिपेंडेंट कंट्रोल, कि आप मैं सीरीज में लगा दिया तो एक बटन बंद करते सारी चीजें बंद होगी, एक बटन चालू करते सारी चीजें चालू होगी। और पैरेलल में क्या होता है, आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बटन लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो 3 रेजिस्टेंस थे आपके यहाँ पे, अब मान लो यहाँ पे एक पंखा है, एक फ्रिज है, कूलर है। अब यहाँ पे मैं इसका एक अलग बटन लगा सकता हूँ, यहाँ पे अलग बटन लगा सकता हूँ, यहाँ अलग बटन लगा सकता हूँ। इसको बंद किया तो भी भाई कि यहाँ से करंट तो जाएगा, तो ये चलते रहेंगे। यहाँ से इसको बंद कर दिया तो भी इनमें से करंट तो जाएगा, तो ये चलते रहेंगे, सर्किट पूरा आएगा। बट यहाँ मान लो कि मैंने एक बटन लगा दिया, यहाँ बटन लगा भी दिया मान लो अगर मैंने, तो यहाँ बटन बंद कर दिया तो करंट यहीं रुक गया, तो करंट यहीं रुक गया, पूरा सर्किट ही बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब करंट आगे जाएगा नहीं, सारी चीज़ें बंद हो जाएगी एक बार में। तो अलग अलग स्विच यूज नहीं कर सकते अपन, पैरेलल में कर सकते हैं। तो ये फायदे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, याद रखना। इस वजह से अपन हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल में ही लगाते हैं अपने घर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो। समझ आया कि नहीं आया, इजी इजी काम है। नेक्स्ट टॉपिक अपने इस चैप्टर का, अब अपन भाई साहब बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत ही बच रहा है अब तो, खाली बस हिम्मत रखो थोड़ी सा और, है ना। मैं खुद को हिम्मत दे रहा हूँ, वैसे तो पता नहीं क्या थोड़ा सा और बच रहा है, पर लोगों मेरी बात सुनो, जल्दीबाजी करने में कोई मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए मैं चाहता भी नहीं हूँ कि बस खाली यूँ 10 मिनट में फटाफट बोल करके मैं काम चला दूँ, टाइम पास कर लूँ, नहीं नहीं, फिर नुकसान होता है। फ़ोन आ रहा है, मैं घर से फ़ोन आ रहा है, मैं लेट ज़्यादा हो गया तो अभी उठा नहीं सकता, थोड़ी देर बाद में बात करेंगे अपन, है ना। चले आगे चलते हैं अपन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या है। वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, वो पर यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रहा है। जैसे आपके घर में ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, तो वो कुछ वर्क कर रहा है ना, तो पर यूनिट टाइम में उसको कितना वर्क करना पड़ रहा है, कितना एनर्जी वो उसको यूज आ रही है, कितना वर्क कर रही है वो अप्लायंसेज, उसको उसके पावर बोलते हैं, ठीक है।
तो फॉर्मूला सिंपल, वर्क अपॉन डन नहीं होता, अबे वर्क डन अपॉन टाइम, क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम, ये उल्टा लिखने आ गया, वर्क वर्क अपॉन डन कर दिया, जय हो, वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, कितनी एनर्जी, क्योंकि जितनी एनर्जी कंज्यूम की उतना ही वर्क होगा, जूल में होता दोनों, अपॉन टाइम, तो W अपॉन टी या E अपॉन टी हो गया फॉर्मूला किसका, P का, ये फॉर्मूला हुआ गया अपना किसका, W अपॉन टी, समझ आ गया नहीं आ गया, इजी काम है ना, चले आगे, चलो आगे। ऐसा यूनिट क्या होती है भैया इसकी, ऐसा यूनिट होती है इसकी वोट, क्या होती है, वोट, वैसे तो होती है देखो जूल पर सेकंड होती है, क्योंकि देखो एनर्जी की जूल और टाइम की सेकंड, तो वो होगी वोट, और 1 वोट कितना होगा, अगर मान लो कि 1 सेकंड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो 1 जूल वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब कि उसकी एनर्जी कितनी होगी, मतलब इसका उसका पावर कितना होगा, 1 वोट पावर होगा, समझ में आ गई, 1 वोट कितना होता है, चलें आगे, चलो फिर बात करते हैं अपन अलग अलग फॉर्मूले, है ना, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, देखो मेरी बात सुनो, एक फॉर्मूला भी पढ़ा अपन W अपॉन टी, क्या पढ़ा, P इज इक्वल टू W अपॉन टी या एक E अपॉन टी, कुछ भी हो सकता है, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। इसके अलावा 3 फॉर्मूले और भी अपने पास में, है ना, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट, कुल मिलाकर के पावर के 4 फॉर्मूले हैं, चारों में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, अपने को चारों आने चाहिए। तो देखो V इज इक्वल टू W अपॉन क्या होता है, ये ब्लैक कलर में दिख जाएगा, ये आपको दिख रहा है क्या, चलो दिख ही रहा होगा, मुझे दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V मतलब नहीं, ये तो बाद में करूंगा, P इज इक्वल टू W अपॉन टी होता है, ठीक है, V जो W होता है, मतलब कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू, पढ़ा है ना अपने, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू होता है, ट्रांसफर मारोगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V क्यू होगा कि नहीं होगा, तो अगर मैं इस W की वैल्यू यहाँ रख दूं तो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, होगा नहीं होगा, और Q अपॉन टी क्या होता है, QT, याद आया, QT स्टार्टिंग में पढ़ा था, QT, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी होता है, तो इसकी जब क्या आ जाएगा I, तो P इज इक्वल टू VI बनेगा अपना एक फॉर्मूला, कैसे बना, समझ में आ गया ना फॉर्मूला, डेरिवेशन समझ में आ गया, P इज इक्वल टू W अपॉन टी होता है, अभी पढ़ा अपन ने, ठीक है, W की वैल्यू यहाँ से निकाली, V से अपन ने VQ आ गई, तो VQ आ गया, और Q अपॉन टी क्या होता है, I होता है, मैसेज आ जाना, क्या हो रहा है फोन में, स्नैप आ रही है बार बार, पता नहीं किसकी आ रही है, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन टी, समझ आ गया ना, I इज इक्वल टू QT से VP है, तो एक और बन गया सेकंड फॉर्मूला अपना, P इज इक्वल टू V है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला आपने, अब देखो अभी पढ़ा अपन ने, P इज इक्वल टू V इंटू I होता है, अब मेरी बात सुनो, इस I की जो वैल्यू होती है अपन क्या, रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद आया, V इज इक्वल टू IR, उसमें से अपन ने कहा था ट्रांसफर करोगे तो अलग अलग फॉर्मूले निकलेंगे, तो यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूँ तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है, तो इस I की जगह पर रख दूं मैं V अपॉन R, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, ये स्क्वायर है ना, तो V स्क्वायर अपॉन R बन जाएगा, तो ये बन गया अपना तीसरा फॉर्मूला, V स्क्वायर अपॉन R, इजी है। अगला है अपने P इज इक्वल टू VI, अभी पढ़ा अपन ने, अब इसका ना एक बार तो अपने I की वैल्यू रखी, एक बार V की वैल्यू रख दो, V की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो इस V की जगह अपन IR रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, तो अपने पास में 4 फॉर्मूले बनते हैं, तो होता है P इज इक्वल टू W अपॉन टी, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI, थर्ड फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, फोर्थ फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब आपको अगर V और R दे रखे हैं तो इससे निकाल लो, I और R दे रखे हैं तो इससे निकाल दो, V और I दे रखे हैं तो उससे निकाल दो, W T दे रखे हैं तो इससे निकाल दो, आपकी मर्जी, जिससे निकाल दो आप निकाल सकते हो, आपको पूरी पूरी खुली छूट है, पर जो दे रखे हैं मतलब उन चीजों से निकाल सकते हो, इजी काम है ना, चारों फॉर्मूला डेरिवेशन बड़ा इजी सा है, और चारों फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है, चलो भी आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं अपन, चलो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, बार निकालनी है, ये बुक का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड 220 वोल्ट जनरेटर, वी दे रखा है आपको, वी इज इक्वल टू, अब थोड़ा चलेगा अब तो, V इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 220 वोल्ट, द करंट इज दे रखा है आपको, I दे रखा है कितना, 0.50 एम्पियर, क्या निकालना, पावर निकालना, तो ऐसा पावर का कौन सा फॉर्मूला है, इसमें V और I दोनों आ रहे हैं, तो P इज इक्वल टू होता है VI, अपना सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला, तो P की जगह तो P है, V की जगह पे 220 है, इंटू I की जगह पे 0.50 है, आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 110 वोट आ जाएगा। निकाली पावर, इजी काम है या हार्ड काम है, इजी काम है। एक क्वेश्चन देखो, एक और हलवा क्वेश्चन था ना, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए मैं, है ना, 8 आवर पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 पर किलोवाट आवर, इसे कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, मैं बताता हूँ आपको, देखो 1000 वोट के अंदर
1000 वोट के अंदर 1 किलोवाट होता है, ठीक है। तो आपसे वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। तो 400 वोट है, 8 आवर पर डे है, मंथ के लिए है या हाँ 30 डेज के लिए, 30 डेज के लिए है। तो कैसे निकालो, बड़ा सिंपल सा है, देखो 8 आवर पर डे तो 400, इनमें हिंट दे रहा हूँ, करना आपको ये इंटू 30 करना, तो कितना वोट तो खर्च हो रहा है आपकी, कितना वोट आवर आपके वो निकल जाएगा। फिर किलोवाट आवर में चेंज करना है तो उसको 1000 डिवाइड करना, किलोवाट आवर आ जाएगा। और फिर आपको कितना किलो पर किलोवाट 3 रुपये है, 3 रुपये से मल्टीप्लाई कर देना, करके देखना इसको, है ना। बड़ा इजी सा क्वेश्चन आ जाएगा आपको, है ना, ट्राई करना है इसको, ठीक है। कमर्शियल होती है, किलोवाट आवर होती है, 1 किलोवाट आवर के अंदर कितना जूल होता है, देखो मेरी बात सुनो, किलो होता है ना, 1 किलोवाट में बताया आपको, तो 1 किलोवाट में होता है 1000 वोट, कितना होता है 1000 वाट। और 1 आवर के अंदर होता है 3600 सेकंड, पता है ना, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, है ना, 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 किलोवाट आवर के अंदर क्या होंगे, 1000 इंटू 3600, तो 36 लाख जूल होते हैं, कितने होते हैं 1 किलोवाट आवर पावर के अंदर कितना जूल होता है, 36 लाख जूल एनर्जी होती है, कितनी होती है 36 लाख जूल एनर्जी। समझ में आ गया क्या, ओके ओके है ये क्वेश्चन, वो वही क्वेश्चन जो है यहाँ भी लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर वाला, इसको करना आप, है ना, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, करना है इसको, बहुत सिंपल सा ये 400 इंटू 8 इंटू 30 करना, तो आपके वोट आवर आ जाएगा, उसको 1000 से डिवाइड करना, किलोवाट आवर आ जाएगा, और उसको बाद में भी 300 रुपये से मल्टीप्लाई कर देना, तो पैसे आ जाएंगे टोटली। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या पढ़ रहे हैं बोलो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स भाई साहब हैं, इन्होंने देखो भाई, ओम भाई साहब कह रहे हैं कि हमें पीछे नहीं हट रहा, तो जूल भाई साहब कह रहे हैं मैं पीछे हटूं क्या यार, ऐसा कैसे, इलेक्ट्रिसिटी में एक नाम तो अपना भी चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तो जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो उसके अंदर वो हीटिंग इफेक्ट देता है, मतलब वो गर्म होता है। आपने देखा होगा ना कि कभी किसी तार में करंट चल रहा है तो गर्म हो जाता है। अब कितना गर्म होता है वो इन्होंने बताया। अब ये तो इजी काम, आप कहो सर ये तो मुझे ही पता है, मैं बता दूंगा, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा बुक के अंदर, तो आपने तो बताया, आप बता रहे हो गर्म होता है, कितना गर्म हो रहा है वो भी कैलकुलेशन करके बताया किसने, जूल भाई साहब ने। तो ऐसा कह रहे हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के, समझ में आ गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, जितना रेजिस्टेंस है ना उसके भी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और जितने टाइम तक आप उसके अंदर जो करंट फ्लो करवा रहे हो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो सीधी बात है, जितना करंट ज्यादा होगा तो ज्यादा गर्म होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, कम रेजिस्टेंस तो कम गर्म होगा, और जितने ज्यादा टाइम तक उसमें करंट फ्लो करवा रहे हो उतना ज्यादा गर्म होगा। तो इन तीनों के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को कंबाइन कर दो तो H इज प्रोपोर्शनल क्या बन जाता है आपके I स्क्वायर आर टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या बनेगा के आई स्क्वायर आर टी, क्या लगा दिया अपन ने एक कांस्टेंट। बट इन भाई साहब ने कैलकुलेशन करी तो एक के जो है ना ये लगभग आया था 1 के बराबर। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई के को हटाओ, बराबर ही है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो आप H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और ऐसा यूनिट होती है इसकी भी जूल। समझ आ गया नहीं आया, तो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला समझ में आ गया, H इज इक्वल टू क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी। भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं, याद रखना, भूल के देख लेना भैया। चलो आगे, अब बात करते हैं, हम लास्ट पे जाएगा, ओ बस लास्ट पे जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या एप्लीकेशन, क्या यूज है अपनी जिंदगी में इसके, उन यूज के बारे में बात करते हैं। देखो ये दिख रहा है छोटी सी एक स्लाइड पे, एक स्लाइड के बराबर रहने बड़ा गंभीर मामला है ये। पहला है इलेक्ट्रिक बल्ब। आपके घर में दो पुराने जमाने वाले बल्ब देखे हैं आपने, वो ऑरेंज कलर के फिलामेंट होता है उसके अंदर, है ना, टंगस्टन का। अब जब उसको आप में इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फ्लो करवाते हो ना, तो वो क्या करता है, गर्म होता है, हीटिंग इफेक्ट जूल ऐसा ने बोला है, गर्म होता है, गर्म होता है, लेकिन उसका क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा। और प्लस उस बल्ब के अंदर रखते हैं नाइट्रोजन गैस, ताकि वो ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट में आए ही नहीं, वो जले ही नहीं, है ना, ऐसा क्वेश्चन भी आता है अपने को करते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन होता है 3380 डिग्री, इतना ज्यादा गर्म करेंगे तब जाके वो मेल्ट होगा। तो क्या होगा, जैसे उसको आप करंट फ्लो करोगे तो गर्म होगा, गर्म होकर वो लाल हो जाता है, इतना लाल हो जाता है कि वो रोशनी करने लगता है। तो बल्ब बना किससे, किसकी वजह से बना, इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से बना है। तो आ रहा ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो गर्म हो जाता है, गर्म होकर के वो लाल दिखता है, लेकिन वो इतना उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है कि वो टूटता नहीं है, जलता नहीं, गलता नहीं है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज अपने अगला चैप्टर में आपसे पढ़ेंगे, बट आपने इलेक्ट्रिक फ्यूज देखे होंगे, आजकल तो घरों में से कम मिलते हैं, बट ऐसी डिजाइन का ऐसा प्लग होता है चीनी का बना हुआ, इसको दीवार में बोर्ड पे लगा होता है ना, और दूसरी तरफ इसका ऐसा मुंह होता है, ऐसा कुछ मुंह होता है क्या, हाँ।
अब क्या होता है कि इसके अंदर ये ऐसे ऐसे फिट हो जाता है ना, तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसमें बंधा होता है एक तार, जिसको बोलते हैं अपन फ्यूज। मेरी बात सुनो, क्या है कि जैसे कि मान लो कि खंबे पे से या पावर हाउस से आपके घर में लाइटें आ रही है, अब लाइटें आ रही है बहुत, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट आ गई, तो आपके तो घर में सारे सारे अप्लायंस उड़ जाएंगे एकदम करंट आ गया तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक लगाते हैं पतला सा वायर। कहाँ लगाते हैं ये, और आप एक खंबे पे से जो वायर आ रहा है ना, उस वायर को पहले यहाँ डालेंगे और फिर आपके घर में आएगा वो। तो अब क्या होगा, मान लो कि कभी एकदम से करंट ज़्यादा आया और इसका जो तो इसको लेते हैं अपन पतला वायर रहता है, पतला मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए पहले इसका, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। तो जैसे ही इसके अंदर करंट ज़्यादा आएगा तो ये गर्म होगा, हीटिंग फील्ड की वजह से गर्म होगा, ज़्यादा करंट आया तो एकदम से ये रेजिस्टेंस वैसे ज़्यादा है इसका, ज़्यादा करंट की वजह से क्या वो जल जाएगा, जल के ये हो जाएगा टूट जाएगा। तो यहाँ से सर्किट ब्रेक कर देगा, करंट आगे जाएगा ही नहीं, आपके घर के अंदर करंट आएगा ही नहीं, तो आपके घर में कोई भी सामान जो है वो सारे सारे सेफ बच जाएंगे। इस तरह से काम करता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो देखो इसके अंदर है ना क्या क्या चीज़ है कि ये जो है ना आपके क्या कहते हैं इसको, वायर, एक तो ये हाई रेजिस्टेंस वाला होना चाहिए, है ना, और इसके अलावा इसलिए पतले से पतला वायर लेते हैं, और इसके अलावा इसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए कम। ऐसा नहीं होगा सर टंगस्टन लगा दो यहाँ पे, सर मैंने टंगस्टन का वायर लगा दिया एकदम जोरदार वाला, अब तो करंट जो है ना वो सीधा मतलब कितना गर्म कर दो कुछ होगा ही नहीं। अरे उसको तोड़ना है, एक्चुअल में अपना काम क्या है कि अगर करंट आए तो टूट जाए, तो इसलिए कम मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर ले लेना अपने को, ताकि वो जल्दी से टूट जाए। जब टूट जाएगा तो अपना अंदर जाएगा नहीं, बाकी वो पिघलेगा ही नहीं, करंट घर में आ जाएगा, घर का सामान तोड़ देगा वो आपके। ऐसे काम आते हैं अपने हीटिंग डिवाइसेस। आपके घर में हीटर होगा, प्रेस होगी, है ना, या फिर वो केटल आती है चाय बनाने वाली, पानी गर्म करने वाली, वो सब कैसे काम करती है, उन सब के अंदर वायर होता है, जनरली नाइक्रोम का वायर होता है ना। तो क्या होता है कि उसके भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो गर्म हो जाता है। आपके प्रेस के नीचे वायर लगा हुआ है अंदर, अब वायर गर्म हो जाता है, फिर उससे आप प्रेस कर लेते हो, आपके केटली के अंदर नीचे वायर लगा होता है, तो आप उसको जैसे ही करंट उसमें फ्लो करता है तो वो गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद में फिर आप उसके अंदर पानी गर्म कर लेते हो। तो जितने भी हीटिंग डिवाइसेज है वो भी इसी पे काम करते हैं। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि भाई इसके अंदर जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट है वो होना चाहिए क्या, हाई होना चाहिए, लाइक आसानी से टूटे नहीं। बात समझ में आ गई क्या? तो ये हो गया अपने हीटिंग इफेक्ट का काम, और इसी के साथ में भाई साहब अपना ये चैप्टर खत्म हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा शानदार चैप्टर है। आई होप कि आपको मजा आया होगा पढ़ने के अंदर। मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आया, मुझे इतनी मस्त मस्त बातें बताई आपको। वैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तभी मुझे मजा आता है, मेरा फेवरेट चैप्टर वैसे भी है ये। आई होप आपको भी मजा आया होगा। अगर इस क्वेश्चन चैप्टर के और भी वैसे अपन यहाँ कर लिए हैं बुक के, तो और भी आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आप कमेंट में बताना, आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल्स वाला पूरा एक और वन शॉट डाल देंगे आपको। तो लाइव न्यूमेरिकल कर लेंगे अपन लाइव क्लास के अंदर ही, ठीक है, सेटअप में कर लूँगा, जुगाड़ लूँगा कुछ ना कुछ करके, और मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर आता है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करो, रिवीजन करो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच।